अस्सलाम वालेकुम जी, सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में आप सबको वेलकम। और ताज़ा खबर तो एक हमारे चैनल के बारे में हमने आपको बतानी है जी, बताएं ताज़ा खबर यह है कि हमारा चैनल भी भारत में बंद कर दिया गया है, जो कि रिकॉर्ड देखा जा रहा था क्योंकि बंद नहीं था पहले शुरू में। लाखों की तादाद बहुत देख रहे थे लोग, हमें मैसेजेस आ रहे थे इंडिया की तरफ से और वहाँ जो लोग हैं वहाँ, और बहुत कर्ज कर रहे थे वो मोदी को कर्ज कर रहे थे। अच्छे बुरे सारे मैसेज आ रहे थे, बुरे भी आ रहे थे ज़ाहिर इंडिया से मैसेज, लेकिन लाखों की तादाद में लोग देख रहे थे। तो ज़ाहिर है उन्होंने ये एक तरीका तमगा है हमारा। जी बिल्कुल तमगा ही है, बिल्कुल इसको बैज लगा के हम इसको फिरेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको ताज़ा खबर सुना दूं, ये बहुत ही सीरियस खबर है और वो ये कि हर भारतीय गर्दन तोड़ दर्द और रीढ़ की हड्डी के दर्द में मुब्तला हो चुके हैं। जी हाँ, और उनको अस्पताल भी लेके जाया जा रहा है। वजह उसकी ये है, इस दर्द इस तकलीफ की, कि हर हिंदुस्तानी की नजर है इस वक्त आसमान पे बस। और वो घंटों, पिछले 24 घंटे से हर हिंदुस्तानी की नजर आसमान पे कि ये आया पाकिस्तानी मिसाइल, ये पाकिस्तानी फाइटर जेट, बिल्कुल उस पे उन्होंने 24 घंटे से नीचे देखा ही नहीं। पता है क्या, आपको परिंदा भी आता है ना तो वो पैनिक कर जाते हैं, आया पाकिस्तानी आया, जेट आया। और दूसरी बात ये हुई कि इतने खौफजदा हैं कि यकीन करें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं जबकि आवाज आती है उनको, और आवाज किसकी होती है? कुकर की। बिल्कुल। कि दाल गल गई, हालांकि उनकी दाल गल नहीं रही, कुकर की आवाज पे भी जो है ना उनके दिल बंद हो रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगी हिंदुस्तानियों, देखते रहो आसमान पे, अब बारी कभी भी आ सकता है। बिल्कुल, अब बारी हमारी है भाई, भुगतना पड़ेगा। ये जो आपने हमला किया है, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी भी मौके पर। यानी वक्त का तायुन हम करेंगे, जगह का तायुन हम करेंगे, किस तरीके से मारना है ये तायुन हम करेंगे। और कमर दर्द तो होना नहीं, कमर तो तोड़ दी आपकी, कमर दर्द तो होना है, ज़ाहिर है कमर तो तोड़ दी हमने, बैकबोन तोड़ दिया। ऊपर देखना काम है, मुश्किल काम है। मतलब परिंदा भी हिलता है तो उनकी जान निकल जाती है। हिंदुस्तानियों सोना नहीं, आंख नहीं लगनी चाहिए, जागे रहो। और फिर देखें, ये तो नींदें तो उड़नी है ना जब डीजी ISPR ने इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग करे और आपको बताएं कि आपने एक काम तो कर दिया डरते डरते, लेकिन अब जरा सोच समझ के अपने ज़रा जितने भी हथियार हैं वो संभाल के रखें, क्योंकि हम फिर इसका जवाब जरूर देंगे। तो पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने पहले तो बताया कि भारत ने कैसे मासूम शहरियों को निशाना बनाया, 31 मासूम शहरी शहीद किए, 57 जख्मी हुए। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा, 2-3 चीज़ें DG ISPR ने वाजे की। एक तो उन्होंने कहा कि भारत ने नीलम जेलम हाइड्रो जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर भी, उसकी दिखाई बाकायदा फुटेज उन्होंने, कि उस पर भी उन्होंने हमला किया है और शेल उस पर भी बरसाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बताया कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई। आर्टिकल 52 और 56 ये कहता है कि आप जंग के दौरान भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं पानी के, और अवाम उन्नास खासतौर पे शहरी जो हैं, सिविलियंस, उनको निशाना नहीं बना सकते। तो ये वायलेशन सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन की उन्होंने की है, इस पर हम भरपूर जवाब देंगे। और फिर उन्होंने आगे चलकर ये बताया कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी ये की गई है। UN चार्टर का आर्टिकल 51 है जो ये बताता है कि अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर हमला किया जाए, उसकी खुदमुख्तारी पर हमला किया जाए, उसकी दरअंदाजी की जाए, तो फिर वो मुल्क भरपूर अपने दिफा का हक रखता है। और उसी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान वक्त का तायुन खुद करेगा, जगह का तायुन खुद करेगा, किस जराए से मारना है आपको ये तायुन हम खुद करेंगे। तो DG ISPR रहना, नजरें आसमान पे, हिंदुस्तानियों सोना नहीं, क्योंकि हम आ रहे हैं। और जिस तरह आप कहते हैं कि जी घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार रहे हैं, अब आप तैयार हो जाओ। हम तो शायद, हमने तो जो अभी आपको मारा है वो तो घर में घुसे भी नहीं, और आपको कितनी पिटाई की, कितना मारा, कितनी छितरौल हुई। घर में घुसे बगैर जब घर में घुस जाएंगे तो कहां भागोगे? करा दो अपने शहरियों को जितनी भी डिफेंस ड्रिल्स है, हम आ रहे हैं, कोई डिफेंस ड्रिल काम नहीं करेगी। नुकसान तो आपका बहुत हो चुका है। खैर, राफेल तैयार आपके गिराए जा चुके हैं। एक और चीज DG ISPR ने बताई, वो जो हम कल भी बात कर रहे थे, उसको हम हाईलाइट भी कर रहे थे, करने की जरूरत भी है, कि 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस वक्त थी फजा में पाकिस्तान की, और ये भी वायलेशन भारत की तरफ से की गई है। इंटरनेशनल शहरी, कितने गैर मुल्की शहरी इसमें सफर कर रहे थे, उन्होंने फ्लाइट्स के बाकायदा नाम भी बताया कि वो फ्लाइट्स हवा में थी जब ये भारत ने हमला किया है, तो अगर उनको नुकसान पहुंच जाता तो फिर आप देखें। तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी प्रेस ब्रीफिंग थी जो कि DG ISPR ने 3-4 और दुनिया भी उससे अलर्ट होगी कि ये तो एक पागल आदमी का पागलाना वार है, ये एक्सट्रीमिस्ट है जो कि कुछ भी नहीं देखेगा, उसके लिए कोई लॉ, कोई इंसानियत का कोई चैप्टर कुछ काम नहीं करता, कोई असूल। ये एक वहशी आदमी है। बिल्कुल।
जिसको निस्त नाबूद करना इंशाल्लाह जरूरी और हम ही करेंगे। अच्छा जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, वो मीटिंग हुई और उसमें इख्तियार दे दिया गया बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कि पाक फौज के पास इख्तियार है कि वो भारत की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे। तो ये भी आपको एक खबर हमने देनी थी। इसके साथ साथ वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया कौम से। मुख्तसर वो खिताब था, लेकिन उस खिताब के दौरान उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया उससे नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा सीरियसनेस पाकिस्तान में है इस हमले का जवाब देने के लिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जो भारत ने किया है इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और जो मासूम शहरियों की जानें ली हैं, एक एक कतरे का खून के कतरे का हम जवाब हम सब अब यही चाहते हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। बिल्कुल एक हद तक जो है आपकी जो है रिकंसिलिएशन, बातचीत, हर डोर ओपन था, लेकिन जब इंडिया चाहता ही है, जो वो कर गुजरा है उसके बाद तो हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इनको अब मारो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी पैगाम दे दिया है भारत को और उन्होंने कहा है कि भारतीय हमले में 26 शहरी हमारे शहीद हुए हैं और एक बच्चे का ज़ाहिर एक जनाजा था। बड़े दिलखराश मनाजिर थे, यानी पाकिस्तान शहरी आबादी को, सिविलियंस को निशाना बनाया। और एक और चीज़ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि आपने तो शहरी आबादी को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, लेकिन हमने जो आपके राफेल गिराए हमने सिर्फ फौजी तनसीबात और वो जो फौजी जहाज है सिर्फ उनको हमने, और 10 और गिरा सकते थे, 10 और गिरा सकते थे हम, अभी बख्श दिए। बिल्कुल, अगली दफा नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल बहुत बुरा हुआ जब वो मनाजिर चलते हैं, जब उस बच्चे की तस्वीर मैं देखती हूँ और दुनिया देख रही है, और ये अपने मीडिया में जो ये कार्टून नेटवर्क अपना चला रहे, झूठ पे झूठ, उसमें कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है, देख ही रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है। और वहां उनके अपने शहरी जिनका भी ज़मीर थोड़ा सा जिंदा है पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे आप निहत्ते इनोसेंट लोगों पे वार कर रहे हैं, क्यों? लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई है, उनकी आवाज दबा दी गई, हमारी आवाज दबा दी गई। हमें वो मैसेज कर रहे थे, बहुत से आपके शहरी हैं जो कि रीजनिंग करते हैं, जो कि रैशनली बात करते हैं, तो वो हमें मैसेजेस भी कर रहे थे, तो आपने हमारी आवाज भी दबा दी। लेकिन इसके अलावा बंद कर दिया। बहुत सारे भारतीय जो बहुत बकवास कर रहे हैं, फजूल बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बच्चे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना कर रहे हैं। हर बच्चे में हमारे एक फौजी बसता है और जिस लेवल के वो उनको जवाब दे रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन बहुत, मैं आपको बताऊं, तूफान बदतमीजी और जंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। माशाल्लाह बच्चे वो जो बाहर भी रहते हैं, जो स्टूडेंट्स, वो जैसे ये अब जंग का माहौल है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो जो दोस्तियां भी जो थी ना, उनकी दोस्तियां खत्म हो गई। वो जो साथ एक कैंपस में सालों से पढ़ रहे थे, जिनकी दोस्तियां थी, बाहर निकलते थे, बातचीत करते थे, नफरतें थी नहीं। अब भी ऐसी, मैं कहती हूँ, अब ये नेक्स्ट जनरेशन की नफरत अंदर बैठ गई है। इसी नफरत के साथ हम पले बढ़े, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने देखा कि कैसे भारत ने हमारे पीछे हमेशा कमर पे वार किया है। इसलिए रात की तारीकी में हमें तो पता है, लेकिन इन नए बच्चों को भी देखना जरूरी था कि क्यों पाकिस्तानी इंडियन, क्यों उनके दरमियान जो है एक नफरत है, एक टेंशन है। क्या सियासतदानों ने ओवर द इयर्स उनकी तरफ से जो है हम ऐसी हरकतें की, शर्मनाक है। कभी ये दोस्ती मोहब्बत ना रहे, नफरत ही रहे, और नफरत एक बार फिर से। बिल्कुल, तो अपने अपने महाज पर हर कोई मुल्क का बच्चा लड़ रहा है। अच्छा, एक और खबर देनी है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का एक राब्ता हुआ है और इससे मुताल्लिक वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का राब्ता हुआ है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पाक भारत तनाज़े को ख़त्म करने की उन्होंने पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं मीडिएट कराने को तैयार हूँ। दोनों ममालिक को मैं अच्छी तरह जानता हूँ और दोनों ममालिक से ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं, तो मैं तैयार हूँ अगर पाक भारत मामला। और उन्होंने कहा कि ये सही है, एक दूसरे पर इन्होंने कर दिया, तो अब ज़रा अब हल की तरफ इस मामले को लेकर जाएं। इजाज़त मांग रहे हैं? नहीं, वो ये पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर चाहें दोनों ममालिक तो मैं मीडिएट कराने को तैयार हूँ, जो भी तनाज़ा है। वैसे बहुत दफ़ा अमेरिका ने जो पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्शंस किए हैं कि जिस पे उन्होंने इजाज़त तो नहीं ली। नहीं, जब वो मीडिएट क्या, जब वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो हो जाते हैं। कब उन्होंने इजाजतें ली हैं इराक के मामले में? हैं बहुत से मामला हैं। हाँ, ये तो इस वक्त लेकिन मैं तो बेआम बंदा हूं, मुझे तो ज्यादा जी हाँ, बहुत सारे मामला बहुत समझते हैं लोग। आप भी बहुत समझदार हैं। नहीं, पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत बेहतरी की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। आती कि आपको इजाजत की भी क्या जरूरत है। अभी आप अगर आपको जानते हैं कि इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया की तरफ से वायलेशन हुई है, स्टॉप देम, पुट वायलेशन के सैंक्शंस ऑन देम। लेकिन देखिए, अभी सिफारती महाज पर और यूएस की तरफ से वो जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था वो बयान नहीं आया है जी। तो इसका मतलब ये सबूत है कि पाकिस्तान और जो यूएस के ताल्लुकात हैं वो पिछले 3 सालों में, जो गुज़श्ता साल हैं, उसमें ज़रा ख़राब हुए थे, लेकिन अभी बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न है। और यही कल का बयान भी है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने शर्मनाक कहा है उस हमले को।
ये अच्छी बात। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, उन्होंने पेशकश किया कि तनाज़े के हल को और बिल्कुल, कशीदगी क्योंकि को वो कम करने के लिए। स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो किसके फेवर में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान इंडिया के तो फेवर में expect कर रहा था उन्होंने ना। बोला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी फिर भी इनसे है, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इनको, और ये है भी बड़े बड़े अग्रेसिव blunt है, है, बहुत blunt है, चीजों में बिल्कुल बोल ऐसे, देते हैं, कर देते हैं, किसी से पूछता नहीं है ट्रम्प। सैंक्शंस लगा दो ताकि एक एग्जाम्पल बन जाए कि भाई ये जो अगर कोई ऐसे करेगा, एग्रेसर कौन है और जी, कौन रिसीविंग और एंड पे, उसको ये जरा उसी वाज़ेह वक्त जो होना है सजा भी मिलेगी, और सैंक्शंस लगने से बड़ा नुकसान होता है ऑलरेडी। वैसे अरबों सुना है हमने, तो अरबों की इनकी जो है हाँ, पारिक कर दिए। पारिक कर दिया गया, बिल्कुल। है ना? देखो, नुकसान तो ये होता है ना जंग का। जी, जी। जब भी तो भारत के अंदर भी लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई आप, हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, आप क्यों ये जंग का माहौल बना के सारी मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, सैंक्शंस हमारे ऊपर लगवाने जा रहे अभी हैं। शो में आपको बताएंगे कि इंडियन मीडिया ने ड्रामा क्या रचाया हुआ है, क्या क्या खबरें और किस तरह से वो इसको लेके सारे सिलसिले को चल रहे हैं। हम हैरान हो जाएंगे। मैं तो उनका चैनल्स उनके कुछ हमने देखे हंस के लोटपोट हो गए हम, लेकिन आपको भी हम बताएंगे। और राफेल तैयारी गिराने की तो बात ही नहीं कर रहे, जैसे हुआ नहीं। अरे भाई, सबके सामने ऑपरेशन का नाम अब सिंदूर से बदल के ऑपरेशन चूना हो गया है, क्योंकि इनको लगा है चूना लग गया। जी जी, जो कह के बेचा था राफेल को वो तो निकला नहीं, इनसे उड़ा ही नहीं। मैं ख्याल वो मैन्युअल देना भूल गए थे। बात करिए एक बार, वो भी तो बताया ना क्या? कि फ्रांस के एक आला इंटेलिजेंस एहलकार ने ये अमरीकी मीडिया को तस्दीक किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया का राफेल लड़ाका तैयारा गिराया है। बिल्कुल, तो क्या आप तस्दीक नहीं कर रहे, तो इंटरनेशनल मीडिया तो मौजूद है ना, बिल्कुल, वो तो तस्दीक करने के वहां लिए। से तस्दीक हो गई तो आपका ऑपरेशन चूना आप ही को लग गया, आपके मुंह पे मल दिया पाकिस्तान ने मोदी के एक्सट्रीमिस्ट को। और ये फ्रांसीसी कंपनी ये कह रही है, हैरत में है वो। हाँ, मोदी पे वो ये ढूंढ भी कह रहा रही है- होगा वैसे कि कहाँ चुल्लू भर पानी हो उसको, हाँ, वहाँ डूब शायद इसीलिए उसको पानी चाहिए कि नहीं, डूब नादिया, मरने का फ्रांसीसी मुकाम तो कंपनी है। हैरत में है। वो कह रही है कि अभी तक हमारा ये राफेल तैयारा जो है, इसको नुकसान नहीं पहुंचा है किसी भी कॉम्बैट में, कभी नहीं। ये कौन से पायलट्स इनके हैं। और इसीलिए मैं आपका ऑफिशियली पाकिस्तान की एयरफोर्स आर्म फोर्सेस इज द नंबर 1 फोर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल। बड़े लोग सवाल करते थे क्योंकि बहुत सारे गोरों ने ये वीडियो, गोरों ने बनाई वीडियो कि जी बेस्ट आप आर्मी किस मुल्क की है, किसी ने ये बोला वो बोला, और नंबर 1 वाज पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो दिखा दिया कल। ये तो हमेशा से है। आप देखिए, जिस भी मिशन पे जाते हैं, दुनिया भर में जो मिशन होते हैं उनमें जाते हैं, तो पाकिस्तान आर्मी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है। तो पाक का बल्कि अब हो सकता है कि राफेल वाले हमारी जो है ना एयरफोर्स से राब्ता करें कि हाँ, भाई कि भाई जरा सिखा दो पायन, हमें। वो नेक्स्ट फॉर्मूला सीख ही रखें। बिल्कुल अब हम ऐसे। बेचेंगे कैसे अपने जहाज, आप बताएं पाक कि फजाइया। इसमें खामियां क्या हैं। बल्कि अच्छा, मैं तो ये- कहती हूँ टेस्टिंग के लिए हमारे पास भेज दें जहाज, हम आपको बताएंगे इसके अंदर मसाइल क्या हैं। और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फिर जिक्र भी किया ना, उन्होंने कहा कि ये हमारी पाक फजाइया को हम सलाम पेश करते हैं, और एमएम आलम की याद ताज़ा हो गई। एमएम आलम ने जिस तरीके से जहाज गिराए थे, ओहो, सेंटर में आके उन्होंने सारे, तो वो याद ताज़ा कर दिया है हमारी पाक फजाइया ने, सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। अब हमारी guest भी मसूद wait अख्तर कर साहब ने, एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसी मामले पर जरा मजीद बात करते हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही DGISPR की, और वजीर आजम ने भी खिताब किया, तो इससे मैसेज क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये कहिएगा कि हमने तो कहा है कि भुगतना पड़ेगा भारत को, ऐसा कोई चांस नहीं है कि आप हमारे ऊपर हमला कर दें, दरअंदाजी कर दें, हमारी बाउंड्री क्रॉस कर दें और उसके बाद हम सिर्फ देखते रहें। हमने रिटेलिएट उस वक्त तो किया है, शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बाद अभी हमारा हक है। जगह का तायुन, वक्त का तायुन हम करेंगे, कैसे मारना है ये हम तायुन करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं, तो कंटिन्यूअस बीपर आप ले लीजिएगा मुझसे। जी जी। आई थिंक ये सवाल आपका बड़ा क्रूशल है। आई थिंक DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उन्होंने स्पीच दी और जो वजीर आजम ने कहा, इट शोज नेशनल रिजॉल्व कि हम रिटेलिएट करेंगे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। देयर आर सम इफ्स एंड बट्स। याद रखिए कि जो पुलिस मैन है ना दुनिया का, अमेरिका, उसने 4 दफा इंडिया को रोका है हमारे ऊपर हमला करने से। अच्छा। एक दफा बॉम्बे अटैक, दूसरी दफा पार्लियामेंट अटैक, तीसरी दफा एक कालू चक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, और चौथी दफा ब्रास टैक्स। और इवन ड्यूरिंग, और याद रखिए कि इट इज अनफॉर्चुनेट बट दैट इज हाउ वी आर। हम एक छोटा मुल्क है, वो एक बड़ा मुल्क है। उसकी 15 लाख फौज है, हमारी 6 लाख फौज है। उसकी 32 स्क्वाड्रन्स हैं, कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स। एक कॉम्बैट स्क्वाड्रन में 16 जहाज होते हैं, हमारे जो है 18 स्क्वाड्रन्स हैं। एक छोटे कॉम्बैट में जो कल रात को हुआ कश्मीर में, और वी कैन मैच दैम क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
जैसे हमने किया। वो अपनी 5 बेहतरीन स्क्वाड लेके जाते हैं, हम भी 5 बेहतरीन स्क्वाड लेके जाते हैं। एंड एयर चीफ मार्शल सिद्धू, उन्होंने बड़ी स्मार्ट एग्रेसिव इंडक्शंस की हैं। जब मोदी ने कहा कि काश हमारे पास रफाल होता तो ये ना होता, वो रफाल ले आए। सिद्धू साहब ने विद इन 6 months ही ब्रॉट द J-10C, और J-10C एक बहुत अच्छा जहाज है, कल प्रूव भी हो गया। और उन्होंने एग्रेसिव ट्रेनिंग की, 6 महीने के अंदर उसको कॉम्बैट में ले गए। ऑपरेशन मर्ग बर समाचार में टॉप कवर दिया उसने। तो हमारे सारे जहाज बैटल हार्डेंड हैं। कल जो DG ISPR ने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इट्स अ वेरी वेलकम साइन, शोज द रिजॉल्व दैट वी आर एबल टू स्ट्राइक। बट याद रखिए, पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर अ लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। पूरी दुनिया भी हमारी फेवर में है, इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका ने ऑल दो उनको सपोर्ट किया कि दे बीन विक्टिम्स ऑफ टेरर एंड दे कैन रिस्पॉन्ड। बट जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, उसने क्लियर इंडिकेशन दी कि डोंट ओपन अ रीजनल वॉर। और कल ऑलमोस्ट कर दी उसने ये अटैक्स करके अक्रॉस द बॉर्डर। और उस पे ट्रंप ने कहा कि दिस इज शेमफुल। तो उन्होंने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी है। बट ऑब्वियसली उन्होंने हमारे सिविलियंस मारे हैं, उन्होंने हमारे मदरसे मारे हैं। सो वी हैव द राइट टू रिटेलिएट, probably we will, but this is very very complex. आज सुबह फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, वॉल्टन के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है। जी अभी नहीं उसकी डिटेल्स हैं। वहां पे कोई आगे पीछे की रिपोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इंडिया तो उसका ढोल पीट रहा है। एंड पॉसिबली ये अटैक हो सकता है फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, कोई एक्सप्लोजन हो सकती है। बट याद रखिए कि आज मैं देख रहा था ऑन द रिपब्लिक टीवी कि जब ये अटैक्स हुए तो 2 बड़े ड्रोन्स भी यूज हुए। वो लाइटर करते रहे पाकिस्तान के ऊपर रात के वक्त। और शायद वो बिकॉज एक हफ्ता पहले से 7 C-17 जहाज सूरत में जाके लैंड किए। अब अल्लाह जाने उसमें इजरायली थे, और इजरायली वो भी स्पेशलिस्ट हैं कामिकाज़े ड्रोन बड़े वाले में। और 2 ड्रोन्स भी इस्तेमाल हुए परसों रात को। सो थिंग्स आर वेरी वेरी फ्लूइड, वी हैव शोन द रिजॉल्व। और मैं बड़ा आई एम अ प्राउड स्काई ब्लू वॉरियर के माशाल्लाह पिछली दफा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर, और इस दफा तो मेरे ख्याल में इन्होंने भी बहुत प्रेस किया है। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान एयरफोर्स की। एंड यू कांट डिनाई देम कि इन यंग गन्स ने जो हमारे, वी हैव अ स्मॉल हैंड इन ट्रेनिंग देम, they lived up to the traditions of रफीकी, जो आलम की बात कर रहे थे आप, सजाद हैदर, जी बिल्कुल, अलाउद्दीन बुच अहमद, नूर खान, असगर खान, इन सारों की जो ट्रेडिशंस हैं वॉर एंड पीस की, उन्होंने उनकी याद ताजा कर दी। कल यंग गन्स ने, मैं आपको बताता चलूं, शायद आपकी चैनल पे ये ना आया हो, जब ये कॉम्बैट हुआ उन्होंने तो खाली कहा था 80 माइक इंफॉर्मेशन के 70 जहाज थे। जी हमारे 30 जहाज थे। ये पहली दफा एयर कॉम्बैट की हिस्ट्री में हुआ है कि 60 मिनट से ज्यादा BVR कॉम्बैट हुआ, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। जी बिल्कुल, आप विजुअलाइज नहीं कर सकते कि इन यंग गन्स उस वक्त उनकी इमोशंस क्या होंगी। रात के वक्त मनूवरिंग हो रही थी, और ये 100 जहाज दे वर मिलिंग अराउंड ओवर एयर स्पेस LOC नेक्स्ट टू मुजफ्फराबाद। क्या हालत हुई होगी कॉम्बैट कंट्रोलर्स की, मगर कॉन्स्टेंटली रेडियो कॉल आ रही होगी कि कौन सा जहाज सामने है, कौन सा पीछे है, कौन सा राइट पे है, कौन सा लेफ्ट पे है, दुश्मन कौन सा है, दोस्त कौन सा है। और एयर चीफ और उनका एयर स्टाफ ऑपरेशन रूम से देख लीजिए। मैं एक खाली रेफरेंस आपको देता हूं, जब ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ तो उनकी ऑपरेशन रूम में ओबामा एक कोने में बैठा हुआ था, और उसकी शक्ल देखने इतनी टेंशन थी, कितनी टेंशन थी। तो मैं हम्बली कहता हूँ, मैं अपना ट्रम्पेट ब्लो नहीं करना चाहता हूँ पाक फजाइया का, सर बनता है कि आफरीन के इन लोगों ने क्या किया। नहीं बिल्कुल, सलाम पेश करते हैं सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अभी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सतह पर राब्ता भी हुआ है, और ये सागदार ने इस बात की तस्दीक भी की है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने भी
कोशिश की है, बयान आया कि मीडिएट मैं कराने के लिए तैयार हूं, तो आप एस्केलेशन की तरफ कितने % आप देख रहे हैं कि जा सकता है मामला मजीद, या फिर कोई? एक मैं वाइल्ड गैस दे रहा हूँ, 50-50 है, क्योंकि प्रेशर है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर टू रिएक्ट, और लेकिन उधर से प्रेशर है नॉट टू रिएक्ट। सो एज ऑफ नाउ आई वुड से ना, मैंने एक बॉल पार्क फिगर में दे रहा हूँ 50-50। सही है, बिल्कुल। और अगर ये गॉड फॉरबिड ये आपका ये लाहौर वाली बात अगर वैलिड हो जाती है सर, उसके बाद तो फिर कोई अच्छा, जवाब और नहीं। एक और, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि फिर तो उसके बाद रिएक्ट ना करना ये गलत है, और हम चाहते हैं, हम अपनी फोर्सेस के साथ हैं कि अब अगर एक और अटेम्प्ट ऐसा जो अगर हुआ है तो फिर तो we know nothing about it। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट जो इंडिकेशन है कि लाहौर, सियालकोट और कराची का एयरपोर्ट दोबारा बंद कर दिया। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि किया है? जी, क्योंकि अभी नहीं पता, अभी इसकी इतलात कुछ भी नहीं है, ऑफिशियली कंफर्म होगा तो हम जरूर बताएंगे कि क्या हुआ है वहां पर, एक्चुअली क्या हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि DGISPR की ब्रीफिंग को कैसे सराहेंगे आप, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने एक पाक फौज जैसे रिटेलिएट करती है या फौजी जो मामलात होते हैं, वॉर के मामला थे, वो तो बताया, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स मौजूद थी जब ये हमला किया गया, तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने ब्रीफिंग दी ताकि इंटरनेशनली भी बेहतरीन पैगाम जाए। याद रखिए कि जी वो दिस इज वेरी वेल डन। याद रखिए कि पुलिस मैन जो अमेरिका वाला है, एक मैं ग्रैंड स्ट्रेटेजिक बात कर देता हूँ, 1846 की एक वेस्टफैलियन ट्रीटी है जिसमें ऑल नेशंस एग्रीड के जो रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स हैं वो वायलेट नहीं हो सकते, मगर वो ज्यादा अप्लाई करती है कमजोर कौमों को। अमेरिका वायलेट करता है, मिडिल ईस्ट में भी उसने थर्डली वायलेट किए हैं, लीबिया में वायलेट किया है, बैल्कॉन्स में वायलेट किया है, और पिक और चूज किया कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन सो कॉल्ड प्रेशर जब इंडिया पे होगा, वो एक बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ा मुल्क है, हमें भी अपनी इज्जत की खातिर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, जो मैं बार बार स्ट्रेटेजिक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान का चॉइस है कि हम जब रिस्पॉन्ड करें, एक लिमिटेड जंग लड़ें कश्मीर के अंदर, लिमिटेड एयर स्पेस है, लिमिटेड स्पेस ऑन ग्राउंड है। वो अपनी 2 बेहतरीन कोर्स ले आते हैं, हम भी 2 बेहतरीन कोर्स ले जाएंगे। वो अपनी 5 स्क्वाड्स लेके आते हैं, जो कल उन्होंने किया हम भी ले जाते हैं। वो अपनी 5 लेट्स से 70 थे तो एक स्क्वाड में मैंने बताया आपको 14 से 16 जहाज होते तो 5 स्क्वाड हो गई, हम 30 लेके गए, दैट मीन हम हमारी को 2.5 स्क्वाड, बट हमारा क्वालिटी ऐसा था जो सिद्धू साहब ने किया कि हमारे PL-15 मिसाइल और हमारा रेडार जो JN-C का है, दैट आउट क्लास दी रफाल। जी सर, ये जरा बताइएगा कि ये जो 5 हमने जंगी तैयारे उनके गिराए हैं, उनको कितना लॉस हुआ है? हमारे अंदाजे के मुताबिक अरब डॉलर्स एंड मोर। बहुत बड़ा नो सबसे बड़ा लॉस तो जो अपेरेंटली आ रहा है कि रफाल में मार्शल दासू जिसने बनाया है, उनके शेयर गिर गए हैं, और JF-17 और JN-C जिन्होंने बनाया उनके शेयर ऊपर चले गए हैं। इन चाइना शुड बी द हैप्पीएस्ट, और जो फ्रेंच हैं और इंडियंस हैं, दे मस्ट बी स्केयर्ड कि वाकई ये जहाज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और टू टॉप इट ऑल चाइनीज के पास जो टेक्नोलॉजी अब आ गई है टू जैम एवरीथिंग, बिल्कुल शायद उन्होंने ये हमारे जबरदस्त बिहाफ पे परसों नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब, आपने ये सारा एनालिसिस दिया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान साहिबा, और जो कि फॉरेन अफेयर से मुताल्लिक, इंटरनेशनल रिलेशन से मुताल्लिक बड़ा उनका वसी तजर्बा भी है। शेरी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि अभी दोनों मुल्कों की सूरत हाल, डोनाल्ड ट्रंप का भी ताज़ा तरीन बयान, फिर NSA की सतह पर राबता, सिचुएशन कहाँ आप जाती देख रहे हैं, एस्केलेशन की तरफ या फिर थोड़ा सा वाटर डाउन होगा? जी देखिए, एस्केलेशन पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा, ये बात बार बार दोहराई गई है, आला सतह पे दोहराई गई है, और मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा दारुल खिलाफा नहीं है इस वक्त दुनिया में जिसने ये बात नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान ने ना जंग का तबर बजाया, ना पहली कोई
स्ट्राइक की जो गैर कानूनी है बिल्कुल, और ना पाकिस्तान ने कोई ऐसा कदम दिया जिससे खित्ते में, न्यूक्लियर खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। पानी पर की दहशतगर्दी तो एक नया ही बाब उन्होंने खोल दिया है हिंदुस्तान ने। तो देखिए वो इस वक्त अग्रेसर हैं, बात करने की ये है, हिंदुस्तान अग्रेसर है। पाकिस्तान ने बहुत मेजर्ड, प्रिसाइज और मैं समझती हूँ लीथल रिस्पॉन्स दिया है, जो वो तवक्को नहीं शायद कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह टेस्ट किए पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, पुलवामा में उनको पता चल जाना चाहिए था, लेकिन आई थिंक जब इन्होंने 70 से ज़्यादा जेट्स एयर स्पेस में डाले तो इनको लग पता गया कि पाकिस्तान की क्या कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है। और वाज़े तौर पर उन्होंने शायद क्या, उन्होंने तो देख लिया होगा, शज़र होंगे कि उनके इतने जेट्स गिरा दिए गए, जबकि पाकिस्तान के 1/3 भी उनके प्रोपोर्शन में जेट्स हवा में नहीं थे, हमारी फिजा में नहीं थे, एयर स्पेस में। मुझे पता नहीं उसकी डिटेल्स, पर उनका तो नंबर मुझे पता है जी। और ये तो सिर्फ वाइमार रिपब्लिक ने किया था हिटलर के टाइम पर। कार्पेट बॉम्बिंग की कोशिश जब कर रहे होते थे तो वो इतने जहाज लॉन्च करते थे। ड्रेसडन को उन्होंने बिल्कुल फ्लैटन कर दिया, लंदन को इसी तरह बॉम्ब करते थे। तो ये किस तरफ जा रही है, हिंदुस्तान की जा रही है। डी एस्केलेशन उनका काम है, वो अग्रेसर हैं, दुनिया उनसे बात करे भाई। सही सही कह रहे हैं। शेरी जी ये बताइएगा कि अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो पाकिस्तान के एक्टिव एलाइज कौन होंगे, कौन से ममालिक? देखिए वो तो नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ सिक्योरिटी काउंसिल वाले जो हैं बड़े कुव्वतें, चीन तो आपका देखिए इस वक्त सबसे पहले उनके फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो हम ज़रूर वहाँ खड़े होंगे। उन्होंने एक वाज़ेह किस्म का स्टेटमेंट तो दिया है, और उनकी ज़ाहिर अपनी इंटरेस्ट भी है, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उनका बॉर्डर मिलता है हिंदुस्तान से, दूसरा बॉर्डर, तो हिंदुस्तान भी सोचे कि उनको दोनों तरफ अतराफ से यहाँ एक हॉट सिचुएशन ना मिले। ठीक है, वो तो उनकी मर्जी है, वो सोचें, अपने थ्रेट लेवल को कैलकुलेट करें। लेकिन उसके अलावा तो आप सबके सामने है जी, तुर्की है और आपके साथ बांग्लादेश से भी खैर सगारी होगी। मैं सिर्फ एग्जैक्ट एशिया के खित्ते की बात कर रही हूँ, बिल्कुल, जो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो बड़े आदमी पास हैं उसमें से चीन तो है ना आपके साथ, उसके साथ फिर और भी आएंगे। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, जिन पर तकिया था भारत को, उन्होंने कहा कि आप दोनों तरफ से बात करें। उन्होंने एक तरफ की बात नहीं की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हक पर है, और बहुत अग्रेसिवली ये नैरेटिव की जंग चल रही है वहाँ से भी और हर जगह, तो इसको फाइट करना है जी। बिल्कुल। और ये जो कहा जाता है कि जी वॉर क्राइम्स हैं, वायलेशन हुई हैं, आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स, वॉर के जो लॉज हैं वो तोड़े गए हैं, तो इसके ऊपर कोई सजा नहीं होती। अगर लॉज बने हैं तो तोड़ने वाले के लिए कोई तो फौरन सजा होनी चाहिए ना। कोई इंटरनेशनल कोर्ट है, वो क्या टाइम लेता है, और फौरन कोई, जब आपको पता है, प्रूफ है, तो उनके ऊपर फौरन क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जाता? सजा सिर्फ कमजोर के लिए होती है जी। आपने भी देख लिया, ये इंटरनेशनल के रूल्स बेस्ड सिस्टम कहा जाता था, इसके अब ना रूल्स है ना ये कोई सिस्टम है। ये तो दम तोड़ चुका गजा के और ऑक्यूपाइड कश्मीर के बैटलफील्ड पर ही, जहां अभी भी मैस ग्रेव्स हैं और कोई डिस्कशन नहीं हो रहा इसका, कि जैसे कोई है ही नहीं। और हमें बताया जा रहा है स्टैंडर्ड्स क्या हैं और दहशतगर्दी क्या होती है। भाई हम बता रहे हैं दहशतगर्दी तो ये होती है। हिंदुस्तान की दहशतगर्दी जो है वो अब सामने आनी चाहिए। देखिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल टेररिज्म है, ये रोग बिहेवियर है, ये किसी इंटरनेशनल लॉ या प्रोटोकॉल या यूएन चार्टर या जेनीवा कन्वेंशन के जिम्मे में नहीं आता। तो उन्होंने किया है अनप्रोवोक्ड मिडनाइट पोस्ट लेट नाइट अटैक, सिविलियंस जी सिविलियंस टारगेटेड, हद होती है। अच्छा शाही साहब, मुझे बताएं कि ये ओआईसी का कोई किरदार, क्योंकि आपका ज़ाहिर तजर्बा है इसमें, ओआईसी का कोई किरदार इसमें आप देखती हैं आने वाले वक्त में? पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है इसको मुतहर्रिक करने की, सऊदीया और ईरान के किरदार को भी जरा बताइए।
देखिए, ईरान ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि वो आपकी बिल्कुल वो आपकी पोजीशन देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक विक्टिम रह चुके हैं। आपने देखा है कि उनको खित्ते में कभी तंगी भी होती है, बट वो एक एनर्जी जायंट हैं जी। दूसरा एनर्जी जायंट है सऊदी अरेबिया। तो उनसे आपकी बातचीत जरूर बिल्कुल है, गरम जोशी से भी बातचीत हो रही है, खैर सगाली से आगे बात बढ़ चुकी है रिसेंटली। तो आई थिंक उनको भी ज्यादा एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ओआईसी देख रही है पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का अभी भी वाहिद न्यूक्लियर मुल्क है, और इस रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देना सबकी एक लेवल पे, मैं नहीं कहूँगी जिम्मेदारी बनती है, बट डेफिनेटली एक इंक्लिनेशन तो होना चाहिए जी। और ट्रंप के जरा इस पे भी कि मीडिएट कराने को वो तैयार हैं, इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने हर जगह कोशिश तो ये की है, डिस्पाइट उनकी वो एक तेजी तुंदी रहती है उनकी बातचीत में। उन्होंने जरूर हर जगह एक सीज फायर की बात तो की है, वो होता है नहीं होता है वो अलग बात है। इजराइल पे तो उनका कोई सीज फायर नहीं हो सका वहाँ, और इजराइल ने जिस तरह जारहियत शुरू की है हर तरफ, तो और यहाँ लेकिन अगर वो बात कर रहे हैं तो आई थिंक जहाँ भी सालसी और डी एस्केलेशन की बात होती है वो हमेशा बेहतरी की तरफ जाता है। पाकिस्तान ने कभी जंग में इन्वेस्ट किया ही नहीं, हमेशा डी एस्केलेशन की बात की है, लेकिन वो फिर ज़्यादा आप कहते हैं अमन, तो कहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर है, वो रिस्ट्रेंट और अमन की बात को हिंदुस्तान कमज़ोरी बना देता है। तो उनको मेरे ख्याल में थोड़ा उनके ही अपने पार्टनर्स और एलाइज उनको समझाएं कि ये आपके लिए भी मुज़िर होगा, और आप देख लें पाकिस्तान अब पीछे क्यों हटे। पाकिस्तान तब हटेगा पीछे अपनी दिफा से जब एक रोग नेबर बैठा हुआ है जो उनको बॉम्ब करता है बगैर किसी इंटरनेशनल लॉ के इस्तेमाल के, उसके बाहर जाके वायलेशन में, तो आपको तो अपना मुस्तकिल चौकन्ना रहना पड़ेगा। दिफा करेंगे कि नहीं? आप तो जवाबी कार्रवाई तो करेंगे आप जी। और हम शेरी जी बिल्कुल तैयार हैं। आप शेरी जी ये बताइएगा शेरी जी कि ये जो मीडिया का रोल समझ में आ रहा है कि बड़े खौफसदा हैं वो हमसे। हमारा अपना चैनल 365 न्यूज़ भी उन्होंने वहाँ जो है बैन कर दिया है, राब्ता खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान हमारे साथ ही, उन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी। उफ, और आप उनका कभी मीडिया देख लें जो उसमें वो एक बिल्कुल गलत बातें, एक गलत नैरेटिव जो है अपने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी ज़ुहैब, जब हम चैनल कल देख रहे थे, एक सिचुएशन सडन जब होती है तो आपके चैनल्स पे इतनी तैयारियां नजर नहीं आती। ज़ाहिर वो इस वक्त नई नई चीज आ रही होती है तो आप पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे उनकी पैकेजिंग हुई थी, बिल्कुल। लग रहा था कि उनको हफ्तों पहले पता था, उनको तैयार किया जा रहा था, मीडिया को डिक्टेट किया जा रहा था कि कैसी ट्रांसमिशन होगी, कौन से एंकर्स होंगे, क्या बात करेंगे। मोदी जी को तो ऐसा ऐश्वर्या राय की तरह उन्होंने पेश किया है तैयार करके, और पीछे जो उसकी डेकोरेशन चीजें ये वो बस संदूर भी लगा देना था और वो जो माला है वो भी पहना देते, लेकिन उससे लग रहा था कि इट इज ऑल प्लांटेड, क्लियर हो गया। और मैं आपको एक और खास बताऊं बात कि जो इस वक्त न्यूज़ मीडिया पे चल रहा है भारत के चैनल्स पे, उसको लिखा गया है, जो लिखा है उस पे बोल रहे हैं, फिल्मी राइटर्स बुलवाए गए हैं, फिल्मी डायरेक्टर्स बुलवाए गए हैं, और उनको कहा है कि बिल्कुल एक फिल्म की तरह इसको दिखाओ लोगों को, ताकि जो भारतीय लोग हमारे सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको भी लगे उनके साथ बहुत जुल्म किया गया, उनको जी मारा गया है, उनके मासूम लोगों को, और जो वो कर रहे हैं उस पर तो उनके ध्यान ही ना जाए, चैनल्स हमारे बंद कर दिए। और उन चैनल्स पे देखिए ये भी हो रहा है कि वहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाइयां भी हो रही हैं। आप देखें भारत में इतना डिवाइड है इस वक्त कि वो कांग्रेस पे इल्जामात लगा रहे हैं कि आप पाकिस्तान को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। यानी अपने ही मुल्क में मोदी ने जंग छेड़ी हुई है और आपके आपस के इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि एक दूसरे से आप लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस को इल्जाम लगा रहे हैं कि आप क्यों पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, इस वक्त आपको इंडिया का साथ देना चाहिए। बीजेपी उनके ऊपर इल्जाम लगा, कुछ उनके डिजिटल चैनल्स हैं उस पर असलियत आ रही है, वो भी जरा मॉनिटर करना चाहिए। हमने तो अपने लोगों को नहीं मना किया, इसलिए क्योंकि हमारा मीडिया कंट्रोल नहीं है, इस तरह हमारे यहाँ आजादी है। खैर आपने बंद कर दिया ना, लेकिन वीपीएन लगा के जो भारतीय देखना चाहते हैं, वीपीएन लगा के 365 न्यूज़ आपको नजर आएगा। बिल्कुल, क्या ब्रेक लेना आपने? ज़बान उसकी बंद की जाती है जिससे खतरा हो।
अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, ये शहरी रहमान साहब भी हमारे साथ थी और हम यही बात कर रहे थे कि भारत को हमने कह दिया है। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि इस वक्त पोजीशन है क्या, क्योंकि देखिए भारत ने तो दरअंदाजी कर दी है, यानी हमारा बॉर्डर क्रॉस करके उसने पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमले कर दिए हैं, नुकसान भी पहुंचा है। ठीक है, हमने राफेल तैयारे गिराए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में फील क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हमें रिटेलिएट करना है, अभी जवाब देना है बिल्कुल, भारत को? अभी हम चाहते हैं कि क्या समझते हैं आप इनको इस मारा जाए। उससे पहले एक क्विक कमेंट, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा भारतीय मीडिया पे, मैं 5-6 दिन जाता रहा, जी भी है, पब्लिक भी है, इंक्लूडिंग जो बदतमीज आजम है अर्नब गोस्वामी। ऑनेस्टली भारतीय मीडिया इस वक्त जो है ना, जहालत और बदतमीजी का कुतुब मीनार बना हुआ है। इंस्टेंट डिबेट होती है, आपको बात नहीं करने दी जाती, और आपकी बात ठीक है कि बेसिकली इट इज ऑल स्टेज मैनेज। तो ये आई थिंक एक पासिंग कमेंट था जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा। अभी आ जाते हैं जो रिस्पांस है। अच्छा, उसमें एक छोटी सी मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि वॉर जो, अब एक तो वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, ये आई थिंक शक निकाल दें। सिर्फ ये है कि आजकल चूंकि पोस्ट का इरा है, सोशल मीडिया है और अवेयरनेस लेवल भी ज़्यादा है, लेकिन उसके अंदर गार्बेज भी बहुत है। तो वॉर जो है इट्स अ सीरियस बिजनेस, और ना तो ये 2020 का मैच है कि जी उन्होंने चौका लगा दिया, अभी हम जब तक छक्का नहीं लगाएंगे तो तस्कीन नहीं होगी। लेट्स से जो एक सेंस है, या आई वुड से एक कौम की आप कह लें कि उमंगें जो हैं और वो पूरी होनी चाहिए। तो आपको जो भी आई थिंक कैलकुलेट करें, लास्ट टाइम स्विफ्ट रिटॉर्ट जब पाकिस्तान ने किया तो उसमें 48 घंटे लगे थे जी, पहला रिस्पांस जो गया था, और फिर वो डीएस्केलेट भारत ने खुद ही कर दिया था। इस दफा आपने देखा कि जो फर्स्ट रिस्पांस था वो मिनट्स में चला गया जी। अभी इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रहा है, ये ठीक है। मीडिया वॉर के लिए तो भारत का बयानिया आप कह सकते हैं किस हद तक हम लोग भी जज्बाती हैं जी, उन्होंने अन्य 6.5 अटैक कर था, और डेफिनेटली हमारा लॉस हुआ, हमारे शोधा के एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा। बट भारत ने भी आई थिंक 13-14 दिन तो लगाए ना कैलकुलेट करने में, जो भी उनका नैरेटिव था। दे केम, उन्होंने प्रिपरेशन की और फिर आगे देखा आपने कि उसका जवाब दिया गया, इट वाज इन मिनट्स। अभी आ जाते हैं कि जो ओवरऑल सिचुएशन है जंग में क्या है। इसको एक एक्सरसाइज हुई थी अभी पिछले दिनों, चीफ गेस्ट का नाम था हैमर शील्ड। तो उसके 2 पहलू हैं, एक तो शील्ड है कि हम डिफेंस करेंगे, और जो आप लोग नजर आया बेसिकली इसमें पाकिस्तान ने उनके 5 जहाज गिराए, और अभी इंटरनेशनल मीडिया कंफर्म कर रही, फ्रेंच इंटेलिजेंस खुद कंफर्म कर रही है कि जी डेफिनेटली राफेल गिरे और बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, भारत ने इसको बड़ा हटो गया। उस एक्सरसाइज का दूसरा हिस्सा था हैमर शील्ड है। तो शील्ड आप कह लें कि डिस्प्ले हो चुकी है, उसने डिफेंस किया, उसने भारत को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हैमर अभी आना है, और दैट्स वाई आई थिंक जो बात हो रही है सिर्फ ये है कि आवाम को थोड़ा अवेयरनेस चाहिए कि इट्स नॉट अ 2020 मैच, या कोई फुटबॉल मैच नहीं है, या आप जैसे बैडमिंटन नहीं खेल रहे, लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आई थिंक एक क्विकर रिस्पॉन्स आना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तैयारी है, कल जो 2 स्पीचेस हुई, क्योंकि हमने शुरू से देखिए हमने यही कहा है कि जी अगर वो अटैक करेंगे, शुरू वो करेंगे तो हम जवाब देंगे, तो जवाब तो देना है। जी जी बिल्कुल। और उसमें देखिए वही होता है कि आपने ये नहीं है कि आपने अभी नेक्स्ट स्ट्रोक लगा देना, देन यू वेट। आपने फिर जैसा चेस में होता है कि आपने लास्ट मूव तक कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सही। कि लेट्स से हाइपोथेटिकली मैं बात करता हूँ कि हमने लेट्स से स्ट्राइक की है, तो फिर देर में बी काउंटर स्ट्राइक बाय इंडिया, और उसके बाद आपने फिर एक स्टेप आगे जाना कि उसके अगला जो हमारा लायामल क्या होगा, उसकी तैयारी भी आपने करनी है, ताकि जो लेट्स से उनकी काउंटर स्ट्राइक आती है तो उसको फिर आप डिसआर्म भी करेंगे, डिफेंड। अच्छा, इसके अंदर लॉसेस भी होंगे। भारत में ये हुआ है कि भारत ने चूंकि बेसिकली इसको बॉलीवुड की, जैसा आपने खुद बताया कि इसको स्टेज मैनेज किया, इसको बॉलीवुड की फिल्म के तौर पे वो चला रहे हैं, तो वहाँ पे जो हीरो होता है वो मरता भी नहीं है और सबको मार मूर के तो आखिर तक पता है, ऐसा नहीं होता। वॉर टाइम में मैं सिर्फ मिसाल दूं रशिया यूक्रेन वॉर की, और रशिया ने उसमें अच्छा लड़ा है, लेकिन शुरू में था कि ये जी 3 हफ्ते में रैप अप कर देगा यूक्रेन को। 1.5 साल हो गया लड़ाई हो रही है। सो आई थिंक ये बड़ा जरूरी है आवाम को हाईलाइट करना। एक तो वी आर इन अ स्टेट ऑफ, ये शक ज़हन से निकाल दें। बाकी ये पोस्ट ट्रुथ है, आप मीम भी बनाए, आप एंजॉय भी करें, और शायद ये वॉर फिर ऐसा ही है। साहब ये मुझे बताया, आपने रशिया और यूक्रेन की जैसे बात की, तो उसमें देखिए यूक्रेन तो वैसे कोई भी मुकाबले पे तो रशिया के कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर आपको पता है कि यूएस की तरफ से और ये सारे मामला जो बने और वेपन्स के मामला, तो आप इस खित्ते में क्या देखते हैं? हमारे देरीना दोस्त
चाइना की तरफ से बयानात बिल्कुल आ रहे हैं, ईरान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सऊदीया भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ इंडिया से भी मामलात इन ममालिक के चल रहे हैं। तो बड़ा क्रिटिकल है, ये एक फाइन लाइन है जिसपे हमें सिफारती सतह पर भी और फॉरेन ऑफिस को भी बड़ा मुतहर्रिक करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई थिंक जो रीजनल और इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट। मैं खुद टर्की में उस वक्त, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। टर्की आई वुड से कि इस वक्त जो अवाम की राय है, आपको ये सर्वे करा रहे हैं, इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि इफ यू हैव अ सर्वे नाउ, मैं मुल्कों के नाम भी गिनवा देता हूँ। अपने रीजन में आप करवा रहे हैं नेपाल में, श्रीलंका, बांग्लादेश, देन मालदीव, मतलब यही है ना बेसिकली। जी जी। बारिंग अफगानिस्तान में डिवाइडेड है बिकॉज जो लेट्स से आवाज जो है ब्रेक हो रही है, सॉरी, इनसे दोबारा राब्ता करते हैं। कुछ जो भी होता है वो निकाल वेस्ट एशिया में टर्की। हेलो, आवाज आ रही है? जी वकार साहब थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो रीजनल सपोर्ट है अवाम की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अवाम की राय क्या है। तो रीजन में जो हमारा साउथ एशिया है उसमें भारत के अलावा बाय एंड लार्ज यू हैव मोर देन 98% सपोर्ट है। नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। व्हेन यू कम टू वेस्ट एशिया, ईरान, टर्की में तो 100% है। अजरबैजान इज कम अप, बोस्निया हर्जेगोविना है। फिर आप अरब वर्ल्ड में आ जाए, ऑल्दो गवर्नमेंट्स का अपना एक स्टांस होता है, वो बैलेंस रखती है, लेकिन अरब स्ट्रीट जो है सोशल मीडिया पे लिटरली इट इज अगेन दे आर सेइंग कि जी पाकिस्तान इस्लाम के साथ है और हम इसको सपोर्ट करेंगे। बाकी देयर इज अ फिजिकल सपोर्ट, और टर्की ने भी अपना शिप भी भेजा है, और टर्की के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छी डिफेंस कोलैबोरेशन है। यू विल सी मे बी अभी जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसमें मे बी मेरी असेसमेंट है कि टर्की का जो हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग थी। जी ब्रिगेडियर साहब थोड़ा ये भी बताइएगा कि जो हमारे पोर्ट्स हैं और वो कितने सिक्योर हैं, नेवी कितनी अलर्ट है, और उस तरफ से कराची कितना वल्नरेबल है? आई थिंक तीनों सर्विसेज को आपने देखना है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं कि जो ड्रोन कैपेबिलिटी है मैरीटाइम नेवी, और नेवी में लोग जनरली समझते हैं कि सबमरीन और शिप्स होते हैं, नहीं, उसके अंदर मिसाइल सिस्टम है, उसके अंदर फिर ड्रोन सिस्टम है। आपका जो लेट्स से जो टर्किश ड्रोन है, राक्टर जो है, जो नेवी के पास भी है, ये अंडमान आइलैंड तक को हिट कर सकता है। तो इसका मतलब जो भी वेंचर करेगी भारतीय नेवी या जो भी इनके शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो इट इज विद इन 7000 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन मैं कहता हूँ कि लेट्स से अरेबियन सी में आपको 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज नहीं चाहिए, बिकॉज वाइजाग जो है विशाखापट्टनम होगी, करवार बेस है, जहाँ से नेवी ऑपरेट करती है। उस लिहाज से आपका एक एरियल फ्रंटियर। अभी आपने देखा कि जो जहाज थे मिसाइल तो स्नीक करते हैं, देखें मिसाइल वॉरफेयर में इजराइल और ईरान के दरमियान आपको याद होगा दोनों तरफ से स्ट्राइक्स उन्होंने भी किया, बिकॉज मिसाइल अभी हाइपरसोनिक सिस्टम से आप कह लें अगर नीचे भी जाए 2.5 मैक पे, जिस तरह अभी भारत ने यूज किए हैं ये स्टॉर्म शेडो मिसाइल सिस्टम है जो फ्रांस ने दिए उन्हें, तो वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, आपके पास मिसाइल पेनिट्रेट करेंगे। हाँ, एयर कॉम्बैट है, ये नेवल एसेट्स हैं, उनको आते हुए आई थिंक बड़ा हौसला चाहिए। जिस तरह अभी 5 जहाज आपने गिराए तो भारत के अंदर गिराए, तो इस मीन्स कि आपका एरियल बॉर्डर जो आपने 200 किलोमीटर अंदर एक्सटेंड कर दी है भारत। इस तरह मैरीटाइम बाउंड्री आपकी 1500 मील एक्सटेंडेड है, तो उस लिहाज से ये जरूर है। हाँ, मैं मिसाइल पे एग्री करता हूँ, दोनों तरफ से स्ट्राइक्स होंगी इस वक्त। आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास या भारत के पास इतना बड़ा। अब इसराइल का भी जो डोम सिस्टम है, आप उसका साइज देखें, इसराइल मतलब इज लाइक कितना खजूर देता है। एक और बहुत जरूरी सवाल, न्यूक्लियर का इस्तेमाल किस स्टेज पे किया जाएगा? ये तो आई थिंक इसमें जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, ये मैं बता दूं बिकॉज इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और somebody asked कि जी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे 2 न्यूक्लियर, उसने कहा जी when you enter a nuclear war room it's like entering a blind man entering a dark room with 100 windows and all 100 windows then entering into 100 rooms। सीधी बात है। इसका जवाब ना मोदी के पास है ना लेट्स से पाकिस्तान के पास है। इट्स ड्रेडफुल। और इसमें एक सर्वे हुआ था कोलोराडो यूनिवर्सिटी में कि अगर इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर, मैं सिर्फ मिसाल देता हूँ, न्यूक्लियर वॉर होती है एंड 100 वॉर हेड्स आर एक्सचेंज, इट विल टेक आउट एंटायर साउथ एशिया, यानी आप कह रहे 2 अरब की आबादी तो गई, सारा मिडल ईस्ट जाएगा, हाफ ऑफ चाइना, पार्ट ऑफ रशिया, टर्की तक, और यूरोप में न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा एंड यू विल हैव लेट्स से आइस एज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ये मजाक नहीं है कि जो मोदी साहब का दिमाग खराब है। दैट्स व्हाई आई थिंक इंटरनेशनल सिक्योरिटी हैज टू कम इन, किसी के फेवर में नहीं है। और इसीलिए कहते हैं क्लिंटन ने एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिस इज द मोस्ट डेंजरस एरिया ऑफ द वर्ल्ड, द मोस्ट डेंजरस रीजन। लेकिन इसमें एक ऐड कर दूं क्योंकि इसमें थ्योरीज आती हैं, टाइम हम तवज्जो, इसमें भी एक थ्योरी आई है
थर्ड न्यूक्लियर एज। और उसमें उन्होंने कहा है जी कि चूंकि अभी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन और जो हाइपर वेलोसिटी वाले मिसाइल हैं, लॉइटरिंग एमिनेशन, ये एक नई चीज आई है और जैसे यूक्रेन वॉर में आपने देखा है। जी जी। इससे ये कहता है कि अगर कोई पागल बैठा हुआ है कमांड पे, जैसा मूडी है या लेट्स से पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो थिंक्स कि नहीं हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी यूज करके ब्रीच कर सकते हैं, ये थर्ड न्यूक्लियर एज में बड़ा खतरनाक है। बहुत देन इट dangerous कैन है लीड टू दुनिया खाना खाता न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। बहुत तो ये मतलब I जिस think मुल्क को अपने राफेल जहाजों का ही नहीं पता कि उनकी हाँ, असल हाँ, वो पोटेंशियल कैसे क्या है, ऑपरेट क्या पता होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या कर सकते हैं, ब्रिगेडियर इतने जब बहुत जाहिल हो शुक्रिया आप। आपने हमें वक्त दिया। तो ये है दुनिया, इसीलिए दुनिया कह रही है ना अब इंडिया को कि भाई रुक जाओ, जरा थम जाओ यहाँ पर और ये एग्रेशन खत्म करो। इस एग्रेशन से कोई फायदा होना नहीं है, इस खित्ते में ही आग लगेगी। कितनी दफा हम ये बात कर चुके हैं ना, बिल्कुल। लेकिन और समझने वाला जी, कोई नहीं है सामने। जी, और जो समझने वाले हैं वो समझ भी रहे हैं। 365 न्यूज़ इंडिया में, भारत में बैन कर दिया गया है, पाबंदी इन पे लग गई है। वो व्हाट एन ऑनर, जबरदस्त। हम तो इसको एंजॉय कर रहे हैं और हमें पता है क्योंकि लोग फिर भी हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जो कल के वाकयात के बाद जो हमारे सेलिब्रिटीज जिनके हमने सवाल उठाया था, बिल्कुल। वी वर द फर्स्ट वंस, हमने बात की थी और ईमान से दिल से बात की थी। जो तब जब बात हुई है तो उसके बाद स्टेटस आने शुरू हुए। बहुत से और कल मुझे दिल से खुशी हुई कि जब सेलिब्रिटीज जो चुप भी थे फॉर वट एवर रीजन, बड़े डिटेल्ड उन्होंने स्टेटस लगाए, कुछ ने वीडियोस लगाई। और मैं जरूर मेंशन माहिरा खान ने? करूंगी, जी बिल्कुल, हमारे फिल्म स्टार्स, एक्टर्स एक जगह, हमारे एथलीट्स, हमारे जो पॉप स्टार्स हैं, हमारे सिंगर्स ने क्या कमाल बात की है, उनके कितने फैंस हैं, लेकिन उन्होंने कि कितना अच्छा बोला, वो हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। और 2 लोग मिसिंग हैं अभी भी। वो कौन से लोग वो हैं? 2 कौन सेलिब्रिटीज हैं जिनको अभी मेरे ख्याल मिसिंग, उनकी रिपोर्ट बन रही है कि वो कहां गायब हैं। जो सबसे ज्यादा ब्रेक भारत का से ब्रेक जिन्होंने का कमाया, हाँ। सबसे ज्यादा जिन्होंने भारत से कमाया वो मिसिंग हैं। वो 2 पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज कहां हैं? अगर वो आपको उनके बारे में कोई भी खबर हो तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। एक ब्रेक यहाँ पर लेना है राइजिंग शाइन में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में मैं नादिया खान, सुहेब हसन, ये हमने आपको शुरू में नहीं बताया था, लेकिन अब तो सारी दुनिया को पता चल ही गया है। बहुत सी बातें वो हमें बताने वाली बहुत ज्यादा है ना भारत से मुताल्लिक, और भारत को कैसे हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हर मास पे, तो ये आपको अवेयर करना बहुत जरूरी है। हम ऐसा बोले हैं, ऐसा हमारे चैनल पे जो हमारी ट्रांसमिशन चली है कि हमें उन्होंने ब्लॉक कर दिया इंडिया ने, एंड वी आर वेयरिंग इट लाइक अ बैज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सीनियर साहब तजियाकार मुनीफ फारूक ने ज्वाइन किया है, पहले उनको बैन किया, उनका जो यूट्यूब अकाउंट है उसको बैन कर दिया, और फिर उन्होंने कहा कि मुनीफ इस चैनल पे भी बात कर रहे हैं और हम सब बात कर रहे हैं, तो इस चैनल को भी बैन कर दो। बिल्कुल, इसकी भी आवाज जो है लोगों तक है। बहुत शुक्रिया मुनीफ, आपने हमें ज्वाइन किया। तो ये तो हम बात करेंगे ही भारत की तरफ से ये मीडिया से मुताल्लिक जो पाकिस्तानी मीडिया को बंद किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले यही DG ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी और वज़ीर आज़म ने भी जो खिताब किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद, भरपूर इख्तियार दिया गया कि पाक फौज, तो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी जवाब देना ही होगा किसी ना किसी सूरत में। पाकिस्तान में फील भी यही है, और भारत ने जो हमला किया है उसका जवाब अभी आया नहीं है, मिला नहीं है भारत को। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त इशू ये है कि दुनिया तो ये कह रही है, कल अगर आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो एक स्टेटमेंट था वो देखा हो, तो वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया है। इनफैक्ट हमने तो वी हैव गॉन अ स्टेप फर्दर। अब उसमें 2 चीजें हैं एज फार एज आई सी इट, और जो मैंने बहुत से लोगों से बात की, नेचुरली जो इस पूरे डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर दे हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। सो विदाउट नेमिंग एनीबडी, 2 ऑप्शंस थे। या तो पाकिस्तान, जब कल पाकिस्तान ने एक ऑफेंसिव डिफेंस किया या सेल्फ डिफेंस के अंदर उनके 5 जहाज गिराए, जो अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि वाकई गिराए, एक स्पैन ऑफ लाइक कपल ऑफ आवर्स बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत को, और बहुत हजीमत है, बड़ी बेइज्जती है, जिल्लत है कि आपकी एयरफोर्स जिसको आप इतना टाउट करते हैं वो इतनी बुरी तरीके से मार खा जाए, और 5 जहाज विद इन स्पैन ऑफ लाइक 2 आवर्स आप गिरवा रहे हैं अपने, और वो भी अपने मुल्क के अंदर गिरे उनके। ये नहीं कि वो यहाँ को इनकर्जन करने आए थे और यहाँ हुआ, वो अपने मुल्क के अंदर उनके जहाज गिरे। सो एक तो ये था, और उसके साथ पाकिस्तान ये कर सकता था कि इसको डबटेल करता और साथ ही एक थोड़ा ऑफेंस और कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त तो अपना सेल्फ डिफेंस किया। लेकिन देखिए, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, और पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, हमारी एक हिस्ट्री है।
अब दुनिया इसे एक्नॉलेज करती है, खासतौर पर हमारा जो कन्वेंशनल एनिमी है भारत, वो इसे एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान डज नॉट लेट गो ऑफ थिंग्स दैट इजीली। सो वो एक जो सिचुएशन बन गई है उसमें इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है कि ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन है वो ऐसी है जहां पर हमने अब रिटेलिएट करना है। और शायद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही है कि वो दुनिया को उन्होंने बताना है कि क्या हो रहा है और कहां तक ये मामला जाएगा। बिल्कुल मुनीब, आपने उनका मीडिया भी देखा होगा कि कैसी अजीब कार्टून टाइप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, और बहुत कुछ लग रहा है कि उनकी पैकेजिंग ऐसी है जैसे हफ्तों से तैयारी कर रहे हों और फिल्म क्रू ने उनकी ट्रेनिंग की हो कि कैसे एक जो है जज्बाती जो है तासुर बनाना है, नैरेटिव बनाना है। रिपोर्टिंग हो रही है जैसे पता नहीं कोई फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है। जी देखिए, वो उनका तो एक यही तरीका कार है। वो तो इसके ऊपर मैंने जैसे कल भी परसों भी आपके पास अर्ज किया था कि वो तो थ्राइव करते हैं सारी चीज के ऊपर। वो तो उनको तो सारा दिन इसी चीज से वो अपना मीडिया चलाते हैं, अपना एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। अब जो जिल्लत उनके हिस्से में आई है, पाकिस्तान ने तो अब ऑब्वियसली ये एस्टैब्लिश किया है, लेकिन हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि अनप्रोवोक्ड हमला किया गया। और देखिए हमारा कुछ मसाइल ऐसे हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं कि दुनिया के अंदर एक बड़ा अजीब परसेप्शन है कि अगर आप ओवरऑल इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो बजाय इसके कि हमारे पास तो की आवाज नहीं आ रही। मुनीब आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर आपको हम कनेक्ट करेंगे। और मुनीब बिल्कुल कर रहे थे इस वक्त इंटरनेशनली भी वो जो, क्योंकि देखे ना कि ओवर द इयर्स हम सफर करते रहे हैं और हमने जानों के नजराने पेश किए हैं इस जंग में, वॉर अगेंस्ट टेरर में। हम तो बिल्कुल फ्रंट में लड़े हैं ना, और जितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ है इस दुनिया को दहशतगर्दी से बचाने के लिए सबके सामने है। तो हमारी कोशिश है और हमारे ऊपर ही इल्जामात आप लगा रहे हैं कि हम दहशतगर्दी करने की मतलब ये समझ से बालातर बात है। और इस नैरेटिव को कैसे काउंटर क्यों नहीं कर रही दुनिया, यही सवाल वो उठा रहा है। मोदी का ना एक और तकलीफ है, उसको ये भी मसला है कि शाहरुख खान की जगह वो क्यों नहीं है जी। वो चाह रहा है कि उसने कहा भी है मीडिया को कि ऐसी रिपोर्टिंग करो कि मैं कुछ जवान शाहरुख खान लगूं। ये जवान की फिल्म में आप शूट कहां से करते हैं? आप तो बुचर हैं, आप तो चाय वाले हैं। और जो फिल्म शूट करती है नरेंद्र मोदी पे वो है साइलेंस ऑफ द लैम्प्स, जिसमें एक पागल साइको सीरियल किलर क्या करता है कि इंसानों की जिल्द निकाल के उनको बंद करके उसके कपड़े बनाता है और वो कपड़े पहनता है। ये है वो फिल्म जो आप पे सूट करती है, जिसका किरदार आप पे सूट करता है। बिल्कुल, यू आर अ बुचर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मुनीब, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे ये 2-3 जो पेशरफ्त हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से मुताल्लिक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह पर राबते, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, और इसके साथ साथ चाइना कहाँ खड़ा हुआ है, सऊदी अरब का क्या किरदार इस पर होगा, ईरान का क्या किरदार होगा, इसके साथ साथ पार्लियामेंट में जिस तरीके से, क्योंकि देखें सियासी जो मामलात हैं वो भी जब एक हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करता है ना, जब एक जंगी कैफियत किसी मुल्क पर आ जाती है तो सबको अपना हिस्सा डालना पड़ता है इसमें। और इसीलिए हम आवाज भी उठा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो अभी तक अपनी आवाज उस तरीके से बुलंद नहीं कर रहे हैं। बेशक बेशक, और बहुत सेलिब्रिटीज ने उसके बाद स्टेटस लगाए भी हैं, लेकिन 2 हमारे बड़े मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि गायब हैं। मैंने आपको हिंट दिया था कि ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा वहां से कमाया भी। ये मिसिंग है समहाउ, और हम एक्चुअली उनके लिए परेशान हैं। मुझे तो अब हॉल उठ रहे हैं, मुझे तो अब टेंशन हो गई है कि वो गए कहाँ। तो वो आप बता सकते हैं, मैं व्हाट्सएप कीजिए उन 2 आर्टिस्ट के नाम, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मेल है। चलो अभी आपको ये बताइए जरा, बताइए कौन है ये 2 लोग जो मिसिंग है, और अब सब इनके फैंस और हम सब परेशान हो गए क्योंकि खामोशी कुछ ज्यादा ही हो गई। बिल्कुल, तो शो में आगे चलकर हम बताएंगे कि वो कौन है और मजीद भी आपको हिंट देंगे। मुनीब से एक बार फिर राब्ता हमारा बहाल हो गया। व्हाट्सएप में देख रही हूँ। मुनीब मुझे बताइएगा, आप एक तो अपनी बात को भी कंटिन्यू कीजिए और ये भी बताइए कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह पर राब्ता हुआ है इसहाक डार ने, जो कि नायब वजीर आजम है, उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है। तो इससे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैक चैनल कोई मुज़ाकरात का सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा? देखिए वो तो जाहिर बात है, 2 ममालिक के दरमियान राब्ता तो होता है, लेकिन यहाँ अब कल तक तो जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब था, उसमें एक अर्ज तो पाई जाती है। हाँ, ये जरूर बात है कि दुनिया आपको इस बात पे कह रही है कि आपने अपना बदला ले लिया है,
आपने उनके जहाज गिरा दिए हैं, आपने एक ऑफेंसिव डिफेंस कर दिया है, तो आप इसको मजीद एस्केलेट ना करें। लेकिन जाहिर बात है अभी सोच तो लास्ट अपडेटेड से यही पाई जाती है कि इस पूरे मामले को जिस तरह से किया जा रहा है, एक मेजर्ड अटैक तो पाकिस्तान की जानिब से होगा, और इसलिए भारत के अंदर इतनी ड्रिल्स और इतनी एक्सरसाइजेज, और वो इसीलिए दुनिया को ऐसे राब्ते करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान को कहें कि एस्केलेशन ना करे। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान कैन नॉट लेट देम गेट अवे विद दिस, बट ऑब्वियसली ये भी है कि हम एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट है और हम नहीं चाहेंगे कि एस्केलेशन भी हो किसी मुल्क के साथ। तो एक हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो भारत का ड्रोन गिराया है पाकिस्तान ने, दैट एक्चुअली टेल्स कि आपका जो नेबर है वो कोई इतनी अमन की फाख्ता तो नहीं है, वो भी शरारती कर रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान विल रिटेलिएट, पाकिस्तान विल गो फर्दर। सही है। और ये जो पार्लियामेंट से कल आवाज दायर है, यकजा सबने बयानात दिए और उसमें तमाम सियासी जमातें, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देखते हैं, कितना टाइमली ये मूव है? तमाम ही जमातें, ऑपोजिशन की जमातें सब मिलकर यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पर अगर हमलावर होगा भारत तो अपने इख्तलाफात भुलाकर हम, तो ये कितना स्ट्रांग मैसेज है? देखिए, ये एक यूनिटी के साथ एक मैसेज पाकिस्तान की तरफ से किया है, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान की जानिब से किया है, और ऐसे ही होना चाहिए रिगार्डलेस के हमारे अपने डिफरेंसेस क्या हैं। अगर पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की क़यादत मौजूद है, तो फिर आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो तो दुनिया को नहीं बताते, या अगर अपने को फॉल्ट लाइन्स है वो तो एक्सपोज नहीं करते। इस वक्त तो एक यूनिटी का पैगाम जाना चाहिए, और कल बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान की जानिब से गया है। जी अच्छा मुनीब, ये इंडियन मीडिया पे देखा जा रहा है कि वो बड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी डिफेंस ड्रिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हंसी भी आती है उनको देख के जिस तरह वो बता रहे होते हैं, उसमें भी ड्रामा, उसमें भी उनकी बॉलीवुड की रूह उनके अंदर आ जाती है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट के मुनीब, हमारे यहाँ भी थोड़ी स्कूल्स में इस वक्त डिफेंस ड्रिल्स नहीं होनी चाहिए? हमारे बचपन में तो होती थी, हम लोग को ट्रेन भी किया जाता था, अब भी क्यों नहीं किया? डोंट यू थिंक कि इस टाइम पे ज़रूरी है कि डिफेंस ड्रिल्स हों, ट्रेनिंग हो? देखिए, अब इसके ऑब्वियसली देयर कांट बी वन आंसर टू दिस। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि चलिए होनी चाहिए, बट देन अगेन आप ये करते हैं तो आप एक अननेसेसरी पैनिक भी क्रिएट हो जाता है मुल्क के अंदर अगर आप ये शब्द स्कूल के अंदर शुरू करवा दें। वैसे तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्कूल हैव बीन शट, और अब फॉर अनदर 2-3 डेज स्कूल तो बंद है, लेकिन अगर खुदा ना स्कूल खुले हैं, यहाँ सब बच्चे जा रहे हैं, यहाँ बच्चे जा रहे हैं। मैं पंजाब की बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि यहाँ तो स्कूल हैव बीन शट, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एस्केलेशन का खतरा बढ़ता है तो जो इजीएस्ट वे इज टू शट द स्कूल डाउन, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर बच्चे जाते हैं या स्टूडेंट्स जाते हैं। बट ये अब डिसाइड करना, ये तो फिर ऑब्वियसली नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। मैं तो बिल्कुल इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि इसमें नुकसान कोई नहीं, हाँ नुकसान हो सकता है कि अगर पता ही ना हो सिविलियंस को, बच्चों को, उनको पता होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी पार्क में बात कर रहे कि जी इंडिया ने हमला कर दिया है, वी आर एट वॉर, उनको पता है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि डिफेंस ड्रिल क्या है, खतरे के टाइम पे उनको अपने आप को बचाना कैसे है, क्या करना है। आई थिंक वी मस्ट एजुकेट आवर चिल्ड्रन। अच्छा मुनीब, हमें राना एहसान अफजल साहब ने ज्वाइन कर लिया? नहीं अभी। अच्छा मुनीब, ये बताइएगा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान जैसे अपना केस दुनिया तक प्रेजेंट कर रहा है, DGISPR की ब्रीफिंग को भी अगर देखा जाए तो उन्होंने बताया कि भारत वॉर क्राइम्स कर रहा है, भारत जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम दुनिया को अपना केस प्रेजेंट करें? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने पहले भी दुनिया को अपना केस प्रेजेंट किया है, और आई थिंक हमें बड़ा एग्रेसिवली दुनिया को बताना चाहिए कि भारत की तरफ से क्या किया गया है, अब भी क्या किया गया है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में बता भी रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, देखिए एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जिसका सामना हमें करना चाहिए। हमारी एक बड़ी डिफिकल्ट हिस्ट्री है भारत के साथ भी, दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल बहुत सी चीजों को करते रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की है, आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान अब दुनिया के अंदर एक मैच्योर रियासत के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन हम इस चीज से डिवोर्स नहीं हो सकते फ्रॉम दिस रियलिटी कि भारत एक हॉस्टाइल मुल्क है, और वो फ्रॉम द डे वन उन्हें पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं है। वो चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मजीद कमजोर किया जाए,
और उनको ये नहीं बर्दाश्त कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट रहे, लिहाजा फिर वो बहुत सी हरकतें करते हैं। अब अगर कोई इस सेंसिटिव इक्वेशन को नहीं समझ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने ज्वाइन किया है। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कि हुकूमती सतह पर मीटिंग्स में इस वक्त क्या डिसाइड किया जा रहा है? कल तो हमें पता चल गया, अवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान क्लियर है कि हम रिटेलिएट करेंगे, भरपूर जवाब देंगे, वक्त का तयन हमने करना है। मजीद आपके पास इत्तलात पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमती हल्कों में क्या इस वक्त सोचा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो हुकूमती हल्कों में सोचा जा रहा है वो कल प्राइम मिनिस्टर के खिताब से बड़ा क्लियर है कि जो हमारी शहादतें हुई हैं हम उनके लहू को रायगा नहीं जाने देंगे एंड पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड। तो इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखें, लेकिन यहाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि कल हिस्ट्री जो है वो बनी है एयर कॉम्बैट के अंदर। जो जिस तरह की डॉग फाइट हुई और 5-0 पाकिस्तान का स्कोर है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड और ये एक बड़ी मैसिव विक्ट्री है एयर कॉम्बैट को अगर आप स्टडी करें। और इस बुनियाद पे कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के जो तैयारे थे उनको डाउन करना और वो JF थंडर को के जरिए डाउन करना, इट इज अ मैसिव विक्ट्री फॉर पाकिस्तान और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा हिट है। अब क्योंकि इंडिया ने एग्रेशन की है, ऑफेंस किया है, अनप्रोवोक्ड किया है, इसके बावजूद किया है कि पाकिस्तान की एक ओपन स्टेटमेंट थी कि हम इन्वेस्टिगेशन, एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं और हमारा पहलगाम से कुछ लेना देना नहीं है। इसके बावजूद आबी जो एक दहशतगर्दी या आबी जो एक एग्रेशन की इंडिया ने, और फिर जो कल रात को आपने देखा, परसों रात को जो इंडिया ने हमला किया, ये अनकॉल्ड फॉर था और इसके जहां हमने मुंह तोड़ जवाब दिया तो बिल्कुल पाकिस्तान नाउ रिजर्व्स द राइट कि वो अपने तयन किए हुए वक्त और जगह के मुताबिक जो है वो अब रिएक्ट करे। तो यही स्टेटस है हुकूमत का और यही स्टांस है हुकूमत का। और हम समझते हैं कि जहां इंटरनेशनल दुनिया मौजूद है, जहां यूनाइटेड नेशंस मौजूद है, उनका भी एक रोल आता है। और अगर तो उन्होंने वही वाला रोल अदा किया जो उन्होंने फलस्तीन या इजराइल के दरमियान में किया, जो कि इतना कोई काबिल तारीफ तो कतई तौर पे नहीं था, तो फिर तो बड़ी ये डिसअपॉइंटिंग होगी और फिर एस्केलेशन बढ़ सकती है जी। लेकिन अगर दुनिया ने कोई जिम्मेदारी का एहसास किया और इंडिया को की जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें हैं, जो एग्रेशन है, उसको अगर इफ दे मेक इट अकाउंटेबल तो फिर शायद चीजें जो हैं वो बेहतरी की तरफ चली जाएं। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड और बिल्कुल हम किसी जो हमारे साथ किया है, हमारे सिविलियंस को जो शहीद किया गया है, वी विल टेक देम, मेक देम अकाउंटेबल। जी, तो राना साहब आपने कहा कि डी एस्केलेशन की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन एस्केलेट हो सकते हैं मामला, ठीक है। तो ऐसा अगर होना है तो हम जवाब देंगे, फिर वो आएंगे। और मोदी सरकार का तो स्टाइल ही है कि जी सिविलियंस को मारो, मसाजिद को टारगेट बनाओ। तो क्योंकि आप हुकूमत से आपका ताल्लुक है, आपसे पूछूंगी कि आप डोंट यू थिंक कि हमें डिफेंस ड्रिल्स करनी चाहिए? क्योंकि मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब सही मिल नहीं पा रहा और ये कि शायद आप बेहतर बता सकें कि मसाजिद में जो लोग हैं उनके लिए क्या डिफेंस ड्रिल होनी चाहिए, वो अपना बचाव कैसे करें स्कूलों में, क्योंकि पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। तो ये उसमें हमें अवाम को रेडी नहीं थोड़ा सा करना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए अपने चैनल्स के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, और उनके एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस में और हर जगह उनको ये ड्रिल कराई जाए। हमारे बचपन में तो होती थी, कितनी दफा ड्रिल होती थी, अभी क्यों नहीं? लोगों को क्या पता ना, क्या कोई इसमें नुकसान है कि उनको प्रिपेयर किया जाए? बिकॉज वी आर एट वॉर विद इंडिया। जी देखिए, बात यह है कि जिस तरह की इंटेल पाकिस्तान के पास मौजूद है, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ये एक्सरसाइजेस की जा रही, और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा। जहां जहां हमें कोई थ्रेट समझ आती है कि ये कोई पॉइंट्स हो सकते हैं इंडियन इंटरेस्ट के मुताबिक और वो सिविलियन एरियाज हैं, तो वहां तो ये प्रोसेस जिसका आप जिक्र कर रही हैं ऑलरेडी इन प्लेस है। नहीं, बट अगेन सारा मुल्क जो है इज वल्नरेबल, हर जगह कहीं भी कुछ हो सकता है, तो पूरे मुल्क को हम क्यों ना सर तैयारी करें? इसमें हर्ज किया है? मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हम बच्चों को ट्रेन करते हैं सारी जिंदगी के लिए, उनके साथ वो ट्रेनिंग रहेगी जो हमारे साथ है। इनको तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं करना आता बच्चों को, क्या करेंगे ये? कहाँ जाएंगे? किस तरह अपने कुर्सियों के नीचे छुपना है? कहाँ से छत गिरती है,
बताइए प्लीज थोड़ा। कांच टूटते हैं, कांच मारते हैं, क्या करना है, किस जगह जाना है, बिल्डिंग में सेफेस्ट एरिया कौन सा है, बाहर निकले। सर हमें बचपन में हमने मिसाइल उड़ते हुए देखे हैं। ओजली कैंप का जब वाकया हुआ था तो हम लोग स्कूल्स में थे, हम निकले, हमने मिसाइलों को उड़ते हुए देखा है। एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से नहीं पता चलता, तो क्यों नहीं हम ट्रेन कर दें अपने बच्चों को, हम बताएं सिविलियंस को। देखिए अच्छा ये अभी जो आपने बात की है ट्रेनिंग, डेफिनेटली अब जब जंग हो तो उस वक्त तो ट्रेनिंग नहीं की जाती, लेकिन जो आपने जितने पॉइंट्स उठाए हैं ये वैलिड हैं कि नॉर्मल जब अब ये इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो स्कूल्स को करानी चाहिए है। इमरजेंसी, कोई फायर फाइटिंग के लिहाज से, कोई ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं होनी चाहिए। लेकिन अभी तो फौरी तौर पे यानी कि व्हेन यू आर इन द मोमेंट, तो मेरे ख्याल से इस वक्त पैनिक भी हमें क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की सरजमीन प्रोटेक्टेड है, और जिधर हमें इंटेल ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो जहां थ्रेट है कोई हिट करने की, तो वहां ऑब्वियसली ये प्रिकॉशंस ली जा रही है। लेकिन इन अ नॉर्मल रूटीन आई विल एग्री विद यू कि इस तरह की ट्रेनिंग जो है स्कूल सिस्टम्स को करानी। हमारे साथी राणा साहब, मुनीब आपसे बस ये सवाल के, यानी अभी हमारे साथ रिटायर्ड दिफाई तज्जियाकार थे और वो बता रहे थे कि ये एक लिमिटेड, जैसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ एक लिमिटेड वॉर किसी सूरत हाल अभी हम देख सकते हैं मुमकिन तौर पर, और वो कहते हैं 50-50 चांस है कि पाकिस्तान मजीद रिटेलिएशन करेगा या फिर सूरत हाल वाटर डाउन हो जाएगी। आपका तज्जिया क्या कहता है, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए मेरे लिए तो जो इंफॉर्मेशन है वो है प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, और उसके बाद जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं तो अभी तक सेफली यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि पाकिस्तान एक मेजर्ड स्ट्राइक या एक जवाब तो अभी देगा, बिकॉज हमने उनको बेशक दुनिया, आप देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया है, तो दैट मीन्स कि दुनिया को ये पता है कि पाकिस्तान ने क्या करा दिया। थोड़ा स्मॉल थिंग, जो रफेल त्यारा है वो दुनिया में पहली दफा गिरा है, और वहां पर जो इस वक्त अगर आप देखें फ्रांस में तो सफाई मातम बिछी हुई है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। पाकिस्तान ने उनके प्लेन्स गिराए हैं और 5 प्लेन्स गिराए हैं, तो वहां पर तो अगर आप इफ यू कैन मॉनिटर और आप अपने किसी नुमाइंदे से पूछे तो देयर इज अ पैनिक ओवर देयर। बट नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। पाकिस्तान एक बड़ा रेजिलिएंट मुल्क है और आप उसको ब्राउ बीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान may give a very measured response, but who knows where does it lead us to। और हो सकता है इसके बाद एस्केलेशन ज्यादा हो जाए, बिकॉज पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठ सकता। और अगर आप ये सारी सूरत हाल शुरू हो जाए तो फिर जारी बात है पाकिस्तान ने यहाँ पर क्योंकि मासूम लोगों की जान ली गई है। अब पाकिस्तान इसका जवाब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक करके देता है, एयर बेसिस को स्ट्राइक करके देता है, क्या करता है, दैट इज येट टू बी सीन। बट आई डू फील कि पाकिस्तान एक मेजर्ड रिस्पांस बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक, आपने हमें वक्त दिया। राणा साहब, जैसे मुनीब ये कह रहे हैं कि एक मेजर्ड रिस्पांस बहरहाल बनता है और वो दिया जाएगा मुमकिन तौर, तो आप क्या समझते हैं? और दूसरी चीज ये कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में हम मामला लेकर किस तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वॉर क्राइम्स की है ना, जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई है, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इसको लेकर तो सिफारती सतह पर भी काफी ज्यादा एक्टिवली पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस को हम एंगेज कर रहे हैं और डे टू डे बेसिस पे एंगेज कर रहे हैं, और यहाँ जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टेप इन करे और इंडिया की जो एग्रेशन और ऑफेंस है उसको वो अकाउंटेबल ठहराए। और अगर हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह का रिस्पांस यूनाइटेड नेशन से आएगा और वो किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी जो है वो करेगा, क्योंकि अगर वहां से इस तरह का रिस्पांस नहीं आता तो फिर डेफिनेटली फिर हमारे पास तो यही ऑप्शन है कि फिर हम अपना बंदोबस्त तो हमने खुद किया हुआ है कि हमें क्या करना है, एंड वी विल प्रोसीड विद इट। तो यहाँ अगर इस तरह के इंटरनेशनल अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जो कि इंटरनेशनल सतह या नौयत का हो, तो फिर दे आर सपोज टू गिव देयर ओन सोल्यूशन एंड कम अप विद मैकेनिज्म्स जो कि उस चीज को एस्केलेशन से रोके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड, पाकिस्तान इज रेडी टू टेक द रिस्पांस और फिर टू मेक द रिस्पांस, और ये हमारा राइट भी है, क्योंकि ना हमने ऑफेंस किया, ना हमने इंडियन ऑफेंस की कोई वजह दी, और डिप्लोमेटिकली वी वर विलिंग
टू कम्युनिकेट विद इंडिया, जिसका ऑप्शन उसने नहीं इस्तेमाल किया, और फिर जब उसने ऑफेंस किया तो उधर भी उसको एक डिफीट हुई। लेकिन बहरहाल नाउ वी हैव अ राइट टू। और राणा साहब, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को मोती को मुअत्तल करना है, इसको हम कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तानी हुकूमत कितना स्ट्रांग इस पर जवाब देगी? और कल इस चीज का जिक्र भी किया DGISPR की बात भी करें, वो जो उसको डैमेज हुआ है उसकी क्या नौयत है, उस पर शेल बरसाए गए जी। देखिए, ये तो हमारा स्टांस तो इस पे बड़ा क्लियर है कि वी कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल करना ये निहायत ही शर्मनाक है। और अगर यही मैकेनिज्म जो है वो इंडिया ने जो अडॉप्ट करने की वो कोशिश कर रहा है, अगर वो वैलिड है दुनिया के सामने, अगर वो वैलिड है, तो फिर तो कल चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्रा को बंद इसी तरह करना शुरू कर देगा, और इसी तरह दर्जनों जो ममालिक हैं जो लोअर रिपेरियन के हैं, वो अपर रिपेरियन जो है उनका पानी रोकना शुरू हो जाएगी, और दुनिया की जो पीस और सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो जाएगी। तो जो इंडिया जो मौकफ पेश कर रहा है वो 100% गलत है। वो इट इज ये काबिल कबूल नहीं है, ना दुनिया को होना चाहिए और पाकिस्तान को तो कतई तौर पे नहीं है। तो इसके ऊपर हमारा स्टांस क्लियर है कि अगर इंडिया ने ये कोशिश की तो हम इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, और फिर एक्ट ऑफ वॉर के अंदर तो एवरी ऑप्शन इज ओपन एंड अवेलेबल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ थे, और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुनी फारूक ने भी हमें वक्त दिया। तो वो यही राइज एंड शाइन में अभी हम थोड़ी देर पहले तस्करा वही कर रहे थे कि बड़ी खुशी की बात है कि अब बहुत सारे हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फेस ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में पेश करते हैं, और दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग उनको फॉलो करते हैं। और फॉलो सिर्फ ये कि नहीं, उनका अकाउंट फॉलो करते हैं, उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनका फैशन फॉलो करते हैं, उनकी एक एक बात उनके दिल पे असर करती है। और मैं आपको बताऊं कि इस जंग की एक वजह जो मैंने पहले भी कहा था, स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट वाज कि मोदी के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनको शदीद खतरा है पाकिस्तान का जो कंटेंट वहाँ देखा जा रहा है। लोग जिस तरह उसके एडिक्ट हो गए हैं, आदी हो गए हैं। और हमारे यहाँ जो है ना, ये जिस तरह कल्चरल इन्वेजन उनको लगती है कि जी ये तो हमने एक अलग पिक्चर बनाई हुई थी, ये तो पिक्चर ही कुछ और है। पाकिस्तानियों से मोहब्बत करने लगे लोग, मतलब दिन में आप 8-8 10-10 घंटे लोग जो हमारा कंटेंट देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट थी। हमारा म्यूजिक सुन रहे हैं, जवान जो हैं उनके सारे वो पाकिस्तानी पॉप सिंगर्स को सुनना पसंद करते हैं, अपना घटिया पुराना मिला जुला रीमिक्स नहीं पसंद करते। देयर इज नो ओरिजिनलिटी, और बॉलीवुड मर चुका है, और पाकिस्तान का यही जो इन्फ्लुएंस है उनको खल रहा था। तो ऐसे में आप सोचें कि क्या पावर है, क्या पावर है इन सेलिब्रिटीज की, इस मीडिया की। और अगर आप चुप कर जाएं तो कितने दुख की बात है। अब खैर चुप्पी खत्म हो गई है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने स्टेटस लगाए हैं, बहुत प्यारी बातें की हैं। इससे मैं कहती हूँ हमारी फौज की बड़ी हिम्मत उससे बनी है, और बहुत असर रखता है क्योंकि वो भी आपको फॉलो करते हैं। अब लेकिन 2 आर्टिस्ट हैं जो कि गायब हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा कमाया इंडिया से, शोहरत भी, माल भी, पाकिस्तान से बने, पाकिस्तानी हैं, लेकिन खामोश हैं। अब इतना खामोश है कि थोड़ी सी हैरत हो गई है कि ये है कहाँ। प्लीज अगर आपके पास कोई इतला हो कि राहत फतेह अली खान कहाँ हैं, आतिफ असलम कहाँ हैं, ठीक हैं, पाकिस्तान में है भी या नहीं है, सब खैरियत है, हमें बस अभी इतला ही दे दो तो बहुत है। अभी खैरियत की इतला तक बात पहुंच चुकी है। जहां है मतलब होता है ना, अपनों की फिक्र होती है, तो कहते हैं जाके जरा फोन कर देना, मैसेज खत लिख देना। तो प्लीज आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान को हम कॉल आउट करते हैं कि बता दीजिए कि आप खैरियत से तो हैं, क्योंकि बड़ी खामोशी है और आपकी जरूरत भी है, जरूरत महसूस की जा रही है आपकी, लेकिन आप है नहीं। अब पता नहीं आपकी खैरियत से ज़ाहिर इसलिए कंसर्न है। सोशल मीडिया अकाउंट्स इनके खामोश हैं, किसी चैनल किसी जगह इनके ना आपको गाने जो इनको इस वक्त बनाने चाहिए थे मिली नगमे नहीं है। कहाँ हो तुम लोग, प्लीज बता दो, किसी को मालूम है तो इनकी खबर दीजिए, क्योंकि ये मिसिंग है। आपकी आवाज पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं, तो आपकी आवाज कहाँ है? वो पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं? बिल्कुल ये हमारे सबसे बड़े स्टार्स हैं, हमारे म्यूजिक स्टार्स हैं, आइकॉन्स हैं, मिलियंस इनको फॉलो करते हैं, लेकिन इस वक्त ये खामोश हैं। ये कहाँ है? तो ये कोई इतला हो तो दीजिएगा, बल्कि उनके फैंस उनसे पूछें। व्हाट्सएप नंबर आपके किधर हैं आप? क्या कुछ लिखते नहीं? वैसे तो बहुत अच्छा लिखते थे, बोलते भी थे, बल्कि इस वक्त तो हमें राहत फतेह अली खान का वो जो बाबा जी का दम का पानी है, मेरा ख्याल है वो भी उसकी भी जरूरत थी। कहाँ हैं आप?
खैर उसकी जरूरत तो उस तरीके से हमें नहीं है, क्योंकि हम भरपूर तरीके से हमें पता, हमारी तैयारी वैसे ही पूरी है, तो वो हमें इस तरह फिर भी कुछ यही कह देते, अच्छा यही बोल देते। देखिए अब ये स्ट्रॉन्ग मीडिया है ना, मीडिया को हम कहते हैं कि ये इस यानी अगर आप सही तरीके से इसका एफिशिएंटली इस्तेमाल करें तो ये दूर तक आपकी आवाज पहुंचती है। तो भारत में क्या आवाजें बुलंद हो रही हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट, वो हम सुनवा दें या ब्रेक ले लें पहले? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये पहले break मामला लेते हैं। अल्लाह करे अच्छा इंशाल्लाह ठीक हो जाए, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना जिनका बिहेवियर ऐसा था, ये कुछ चीजें ना आपको याद रहनी चाहिए और ये भी याद रहेगा। बिल्कुल, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भारत में क्या बात हो रही है, ये जो भारत ने इकदाम किए इसको लेकर ये आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहें राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारा फखर हमारी आर्म फोर्सेस, हम तो दिल से जानते ही थे, अब तो दुनिया भी मान गई कि दुनिया की नंबर 1 एयर फोर्स, आर्म फोर्सेस पाकिस्तानी फोर्स। बिल्कुल ऐसा ही, इसमें जी, कोई अब शक अब नहीं तो है, कोई शक भी नहीं रहा। कोई शक नहीं जी, रहा। हमने एक बार जो कभी वीडियो ऐसी शेयर भी की तो उस पे भारतीयों का आ जाता था सवाल कि जी कौन कहता है, तो जी देखो बाकी चैनल्स को दुनिया चीख चीख के कह रही है, बड़ी बेइज्जती हुई भारत की, दुनिया कह रही है और राफेल बनाने वाले कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, हमारे तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ज़ाहिर है भारतीय यहाँ पर फजाइया थी जिसने नुकसान पहुंचा दिया और वहां पे अनट्रेन्ड से पायलट थे। बिल्कुल, और इतने इंडिया के अनट्रेन्ड हैं कि आप लोग कहते हो कि जी घर में घुस के मारो, क्योंकि बाहर से तो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने दिखाया दुनिया को कि बाहर से ही भारत के घरों में घुसे बगैर हमने उनको जो मारा, जो पिटाई की, दुनिया ने देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब भारत के अंदर क्या मुख्तलिफ राय पाई जाती है, और जब आप किसी मुल्क से ज़ाहिर है जंग की हालत में होते हैं तो आपके अंदर राय अम्मा का एक होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी भारत के अंदर नहीं है। एक तो पाकिस्तान से लड़ने की सकत नहीं है, अब यानी क्राफ्ट के हिसाब से, महारत के हिसाब से बात की जाए या फिर वेपन्स के इस्तेमाल के जज्बे के हिसाब से बात की जाए, वहां पर अवाम में ही बड़ी रिफ्ट है एक दूसरे के साथ। तो जरा देखिए भारत में क्या इस वक्त बात हो रही है। आप भाई क्या कोई गद्दार नहीं है, गद्दार सिर्फ मीडिया, गद्दार तुम जैसे लोग हो, गद्दार तुम जैसे लोग हैं, तुम जैसे लोग नमक हराम है, काटते हो तुम, समझ रहे हो? पाकिस्तान के नमक हराम हो, मैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के नाम मैं चुप नहीं, यार क्यों चुप हूँ? मैंने हिंदुस्तान में खुश हुए नहीं हुए, क्यों चुप हो? क्या हुआ है? कल रात को जवाब दिया गया है, आतंकवादियों को जवाब नहीं है, कोई सामने कहीं गई, तुम दलाल आतंकवादियों को जवाब, मैं क्यों मानूं इस्लाम तक? ये इतने बेवकूफ हैं कि अपने मुल्क में आग लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद कराने की पूरी कोशिश है, मुसलमानों से यानी प्रोवोक कर रहे हैं उनको कि आप भाई, वो सपोर्ट कर, वो अगर कह रहा है कि ठीक है मैं भारत में रहता हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझे जीने का हक है, लेकिन वो कह रहे नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं जीने का, अगर तुम भारत में हो तो मुसलमान नहीं रह सकते। बिल्कुल, देखिए हम लोग तो 1947 के बाद अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम आजाद हो गए, लेकिन भारत के मुसलमान आज तक आजाद नहीं हुए, वहां के सिख आजाद नहीं हुए, उनको आज तक तो ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो हिंदुस्तानी हैं। किसी उम्र में पहुंच जाएं, कितने साल से वहां रह रहे हैं, उनको फिर भी ताने दिए जाते हैं कि तुम तो भारतीय नहीं हो, प्रूफ करो। हर रोज उनके बच्चों को, उनके बड़ों को यही प्रूफ देना पड़ता है कि भाई हम भारतीय हैं, और वो नहीं मानते। यानी जिंदगियां गुजर जाती है, जिंदगियां उनकी निकल जाती है कि भाई हम पैट्रियट है, हमें मान लो, हम हुब्बुल वतन है, लेकिन नहीं माना जाता। और देखिए अब अंदाजा होता है, और ये नॉर्मल पीस डेज की मैं आपको बात बता रही हूँ कि उनको पाकिस्तानी कह के ताने दिए जाते हैं, उनको ट्रेटर कह के, अरे भाई तुमने तो ये तो बंटवारा तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जाने पाकिस्तान चाहिए, करवाई थी। मजाक में कुछ भी आज तक उनको जलील किया जा रहा है। एक एक मुस्लिम जो वहां रहता है वो प्रूफ कर रहा है अपनी लॉयल्टी, अपनी नेशनैलिटी, ये है। बिल्कुल, और आप देखिए अब अंदाजा हो रहा है ना, अब हमें अंदाजा हो रहा है कि एक आजादी की अहमियत क्या है। यानी बहुत से लोग बातें करते हैं, तनकीद करते हैं इसके ऊपर, लेकिन देखिए कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो हम जब हमने आजाद मुमलिकत ली तो यही वजूहात थी, यही हालात व वाकयात थे। तो उन लोगों के लिए भी वेकअप कॉल है जो विदाउट एनी रीजन तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जरूरी था बनना। अब नजर आ रहा है टू नेशन थ्योरी जरूरी थी, उस वक्त वो हालात व वाकयात थे। इस वक्त जो इंडिया में मुसलमान फेस कर रहे हैं वही हालात व वाकयात फेस कर रहे हैं, जो हम फेस कर चुके हैं। और ये दुनिया जानती है, मेरे तो आंखों देखा हाल है कि जब मैं मिडिल ईस्ट में एक रेडियो स्टेशन पे काम कर रही थी, बहुत कम थे वहां पाकिस्तानी, ज्यादा वहाँ इंडियंस ही काम करते थे। तो हम लोगों का एक ऐसे सेशन डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने अपने सामने देखा, उसमें एक अरशद नामी बड़े मशहूर आरजे हैं, शायद लोग पहचान गए हों, उस जमाने में करते थे, 2003 की मैं बात कर रही हूँ।
और हम साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं तो उनको छेड़ में, हाँ भाई तू बोल पाकिस्तानी, नहीं ऐसे हाँ जो वहाँ हिंदू थे ना, हाँ भाई तू बोल पाकिस्तानी, और वो उनसे बड़े थे उम्र में, मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में। मैंने कसम से उस शख्स को रोते हुए देखा अपने सामने, कि मेरे हाथ कांप रहे थे कि यार ये मुसलमानों के साथ ऐसे करते हैं। और उसने क्या किया उस दिन, मेरी आंखें उस दिन खुली और मुझे आज तक वो याद रहेगा। वो शख्स रोया कि क्या मैंने कोई कुर्बानियां नहीं दी हिंदुस्तान के लिए, तुम लोग मुझे ऐसे बोलते हो। कहाँ तुम्हें लगा कि मेरी लॉयल्टीज नहीं है? हम लोग अपने आप को प्रूव ही करते रहते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, और तुम लोग हमें ऐसे तंग करते हो, ऐसे टीज करते हो, ये कौन से ताने, कौन सा मजाक है। और वो शख्स बिलबिला के रो रहा था, बिलबिला के, और ये उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं था, ये इनके साथ रोज होता है। ये मुशाहिदात और ये लोगों के जो तजुर्बात हैं, इससे आप सीखें और ये भी आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी जानें कि अगर हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं तो ये पाक आर्मी जो हमारी सरहदों का दिफा कर रही है और जो भरपूर तरीके से दुश्मन को जवाब देती है, अभी भी जो जैसा आपने जवाब दिया तो दांत खट्टे हो चुके हैं और बिलबिला रहा है, तड़प रहा है भारत। और ये तो हमें पता है कि हर भारतीय की जो है अब कमर में दर्द शुरू हो गया है, गर्दन टूट रही है, क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ आसमान पे हैं। जी कब शाहीन आएंगे, कब, उनको तो जो परिंदा शाहीन है वो भी उससे खौफजदा हो रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं कि अरे ये पाकिस्तानी शाहीन आ गए तो कहाँ हम लोग कहाँ छुपेंगे, किधर जाएंगे, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या बात, देखते रहना हिंदुस्तानियों, प्लीज ऊपर आसमान पे निगाहें वहां टिकी रहें, क्योंकि हम जवाब देंगे। बिल्कुल हम जवाब देंगे और सही वक्त पे जवाब देंगे। भारत के इस एग्रेशन का हम किसी भी सूरत, कभी भी हमने एग्रेशन नहीं किया है, हम हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे हैं, हमने जवाबी कार्रवाई की है, हम अमन चाहते हैं, हम हर मसले का हल चाहते हैं टेबल टॉक के जरिए, हमने कभी भी प्रोवोक नहीं किया है भारत को, हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होता है तो फिर हमारे पास भरपूर सलाहियत भी है कि हम उसको दंदान शिकर जवाब दें। हमारा एक नुकसान तैयारे का नहीं हुआ, हमारे जेट्स माशाल्लाह उनको गिरा के तबाह करके उनके तैयारों को माशाल्लाह खैरियत से वापस आ गए। सलाम है, सलाम पेश करते हैं हम अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी एयर फोर्स को, अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को। और आपने क्या किया? आपने अगर यानी पाकिस्तान पर हमला किया, एक तो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में आपने हमला किया और टारगेट बनाया आपने मस्जिदों को, आपने मुसलमानों को टारगेट बनाया। आप वहां पर औरतें, बच्चे, वो जो बच्चे की पिक्चर आ रही है, खातून भी वहां पर थी, उनकी नमाज जनाजा, बड़े रिक्कत-आमेज़ मनाजिर थे। तो आप यानी ये घटियापन की इंतहा है ना। यानी अगर दुश्मनी भी होती है ना जरा, तो उसके भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन भारत ने तमाम उसूलों को बाला ताक रख के पाकिस्तान पर हमला किया और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, जबकि हमने इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। उसके बावजूद हमने सिर्फ भारत की आर्मी को और भारत के वो तैयारे जिन पर भारत को बड़ा नाज था कि, और जैसे ये सबको बयान याद आ रहा है नरेंद्र मोदी का, जब ये पुलवामा का वाकया हुआ और उसे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारे साथ ये ना होता, हो गए, आ गए, खरीद लिए, पाकिस्तान कामयाब और ना होता। ऐसा चूना ऑपरेशन हुआ इनके साथ कि हा बताया ही नहीं, जहाज तो बेच दिए, बताया नहीं उड़ाना कैसे है, उड़ाना कैसे। मेरा ख्याल है कि ये आपको उनको ट्रेनिंग चाहिए, पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं, जब पीस टाइम्स में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कभी हमें बता दो, थोड़ी हमारी ट्रेनिंग कर दो, क्रैश कोर्स कर दो कि ये जहाज तो ले लिए, इनको उड़ाते कैसे हैं। बिल्कुल, तो ये हमारे पायलट से आपकी कोई हेल्प कर दें। ये जो जंगें होती है ना, ये जज्बे से लड़ी जाती है और जज्बे से ही जीती जाती है। जज्बे की हमारे अंदर कमी नहीं है। It's not the machine, it's the man behind the machine. Remember that. हिंदुस्तान हमने वार्न किया था, मोदी हटाओ, इंडिया बचाओ, लेकिन अब इंडिया नहीं बचेगा। अब सॉरी, और सिर्फ ये हमारा ही नहीं, इन्होंने अपने लिए जो डिस्ट्रक्शन का जो रेसिपी तैयार कर लिया, ये खुद ही अंदर से टूटेगा, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक बुचर जो है आप पे हुकूमत कर रहा है और आपको एक पपेट की तरह चला रहा है, तो ये हिंदुस्तान को तोड़ के ही दम लेगा, क्योंकि ना तो इसको मुसलमान पसंद है, अच्छा, ना इसको सिख बर्दाश्त होते हैं। अच्छा, स्क्वायरली ये डैमेजिंग है इंडिया के लिए। एक तो हिंदुस्तान को तोड़ के दम लेगा, पाकिस्तान को मजीद यूनाइटेड, और ये हुआ है माशाल्लाह कि मैं बल्कि वाकई ये तो इनका देखिए एक टफ टाइम्स में एक कभी-कभी अच्छे भी चीजें हो जाती हैं। हमारे लिए सबसे कमाल बात ये हुई कि कुछ अरसे से भारत हमारी आर्म फोर्सेस को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। कुछ इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी इन्होंने हमारे जो बाहर मुकीम है या भाग गए हैं बेगैरत, उनको मिला के ऐसे ऐसे उन्होंने फेक एविडेंसेस अगेंस्ट द हाईएस्ट ऑफिशियल्स के निकाल के चला रहे थे अपने वीडियोस पे, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, तो इनको भी इस्तेमाल किया गया। वो खैर भागे में है, लेकिन आप ये देखें कि और रिजेंटमेंट आई भी लोगों में, सवाल भी कुछ लोगों ने किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त
पाकिस्तान में क्या हालात हैं, उफ, शान Unity के है, नजराने बिल्कुल। पेश कर दें। सब यकजान क्या हो हमें चुके अपनी हैं। फोर्सेस से इश्क हो गया, अकीदत हो गई। बहुत शुक्रिया, वी आर अगेन इन लव विद आवर इस बार भी thankful बहुत है, शुक्रिया, क्योंकि में आपने यूनाइट कर दिया एक सियासी बार इख्तलाफात, फिर। तमाम थैंक जितने यू, भी इख्तलाफात थे, बिल्कुल, छोटे-बड़े, जरा भी जो शक सब शुबा मिला के, हाँ। टेंशन कुछ खत्म सब कर खत्म हो दी। गई। वी आर ऑल ऑन द सेम पेज एंड सपोर्टिंग और तमाम ही सियासी लीडरशिप जितनी भी पाकिस्तान में है, छोटी जमातें हों, बड़ी जी, जमातें जी। हों, सबके सरबराहात ने जो बयानात दिए हैं, वो लग रहा है कि जैसे एक किसी ने बयान दिया है, सबके सेम एक ही तरीके के बयानात हैं कि पाकिस्तान की सरहदों का दिफा का जब मामला आएगा और पाकिस्तान को जब मैली आंख से कोई देखेगा तो हम यकजान होकर उसे जवाब बिल्कुल, जो देंगे। कहते हैं ना चेयरमैन- कि डिवाइड, इनका ये कि डिवाइड एंड रूल, और हाँ। हम कहते हैं यूनाइट एंड डिस्ट्रॉय। बिल्कुल। अच्छा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है, पहले वो आप देखिए जरा। First of all, India has manufactured a lie about some fictional terrorist camps to justify the mass murder of Pakistani civilians, including women and children. If there was indeed any such terrorist camp, then why did India reject Pakistan's proposal for an international, impartial investigation into the incident? Why did they not wait for the international journalists who were in the process of visiting these alleged sites before attacking and targeting innocent civilians in the manner in which they did? The disproportionate nature of India's response, the way in which they not only targeted civilians but civilian infrastructure such as dams. In fact, their initial reaction to the terrorist attack, where they unilaterally suspended the Indus Water Treaty and threatened the water source or food supply, as also ultimately of 200 million people, shows the very indiscriminate nature. बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, शॉर्ट, प्रिसाइज और बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये लड़ा है। और उन्होंने ये 3-4 चीज़ें जो हाईलाइट की, उन्होंने कहा कि हम जब वो जिन साइट्स की वो बात कर रहे थे, हम तो उससे पहले भी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को वहाँ का विजिट करा रहे थे, उसके बाद भी हमने विजिट कराया कि ये भारत का सिर्फ एक फॉल्स, ये एक ड्रामा है जो कि वो बना रहा है कि ये साइट्स हैं जहाँ पर कोई दहशतगर्द है। हम तो दिखा रहे हैं लोगों को, और अगर आपके अंदर कोई भी, यानी आप झूठ नहीं बोल रहे थे, तो वो जो हमने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भी आप इंक्वायरी करा लें, आप न्यूट्रल एक्सपर्ट से, इन्वेस्टिगेटर से इंक्वायरी कराएं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जिसने भी ये दहशतगर्दी कराई है या की है, हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हमने तो जानों के नजराने पेश किए हैं, फ्रंटलाइन स्टेट है हम, दुनिया को इस दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए हम अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने, यानी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, तो बेहतरीन चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हाई टाइम जवाब कि दिया। अब इंडिया की लीडरशिप को भी जरा कुछ यंग ब्लड मिलना चाहिए। मोदी की तो एक टांग उनके शमशान घाट में है, और जो दूसरी टांग है उससे वो इतने सारे मसाइल दुनिया के लिए पैदा कर रहे हैं। यंग ब्लड को आगे आना चाहिए, दे विल हैव अ बेटर विजन। और ये अरसे से नहीं हुआ वहां मोनोपोली, और अभी ये फिर तैयार हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। तो मेरा ख्याल है इस दफा आवाम को एटलीस्ट अपने साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए कि मोदी एक बार फिर वापस आए। हिंदुत्व को रिजेक्ट करें अपने मुल्क से। अब तो क्योंकि हमारे नेबर हैं आप, अब वो यू कांट चेंज योर नेबर्स कहते हैं ना, तो हम सिर्फ आपको हिदायत ही कर सकते हैं, बता ही सकते हैं, आपको पे तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ, चेंज तो आपने ही करना है, और चेंज लाना है वोट के जरिए। मोदी को हटाएं, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी को तर्क करें। दुनिया भर में लोग पीसफुल लीडर्स को चाहते हैं, स्विच कर रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है, क्योंकि ये शख्स सिर्फ चाहता है जंग, खून, कत्ल, और सबसे पहले मुसलमानों को मारना है। लेकिन जरा तगड़े नेबर से वास्ता पड़ गया है, वास्ता आपका बड़े तगड़े नेबर से पड़ गया है, और अभी आप इंतजार करें, जैसे हमने शुरू किया, आपने आगाज में कहा ना कि ऊपर देख रहे हैं, तो बस आप इंतजार करें आप जब ये मामलात बढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये और इनके फ्रेंड्स हैं ये भाग जाएंगे। जी हाँ, इनका इंतजाम पहले होता है, जाके इनका देखिएगा, सवां इनके सेफ्टी बंकर, चीजें, जहाज रेडी। अगर जी अटैक हुआ, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, न्यूक्स चलने का लगा, सबसे पहले ये मोदी भागेगा, इसके दोस्त भागेंगे, रह जाएगी अवाम मरने के लिए, जो बिल्कुल हम नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं देख रहे, इसीलिए हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। जागो भारतीयों, जागो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, जागो। हाँ, जगाते रहेंगे, कल भी हम आएंगे, कल भी आपको जगाने की कोशिश हम करते रहेंगे। राइज एंड शाइन देखने का शुक्रिया। नादिया खान और ज़ोएब हसन को इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक अपना देते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।